इधर ठठेरे ने खूब शोहरत कमाई, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती बनाई। ससुर पैसा के पास में हो तो हर बड़ा आदमी दोस्त बन जाता है। इस तरह से देश का राजा भी उसका दोस्त बन गया। जब भी महल में कोई प्रोग्राम होता, राजा ठठेरे को खास मेहमान की तरह बुलाता। ठठेरे के घर में कोई प्रोग्राम होता तो राजा अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के वहाँ आता। इस तरह से ठठेरा अब सिर्फ गांव जवार जिला में नहीं, देश भर में जाना जाने लगा। फिर क्या, ठठेरा बड़ा आदमी बन गया था, उसका कारोबार बड़ा हो गया था। उसका बेटा जो विदेश पढ़ने गया था, पढ़ लिख के वो भी बड़ा हो गया था। बेटा पढ़ लिख के लौटा तो ठठेरे ने उसे भी काम में लगा दिया। उसका बेटा विदेश से पढ़ के लौटा था, विदेश में नई नई बातें सीख के आया था। तो उसने बाप के कारोबार को विदेश में भी फैलाने का सोचा। तो भैया जब कारोबार विदेश में फैलाना है तो काम भी तो विदेशी ढंग से होना चाहिए। तो उसने पूरा विदेशी स्टाइल लगा दिया, मशीन को भी विदेशी स्टाइल में फिट करवा दिया, काम करने वालों को विदेशी स्टाइल में कपड़े पहना के पूरा हीरो बना दिया। नया माहौल, नई स्टाइल से काम शुरू हुआ तो एक रौनक भी आई। एक दिन ठठेरे ने सारे कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में विदेश की खूब सारी बातें बताई कि वहाँ पर लोग कैसे मेहनत करते हैं, कैसे काम करते हैं, न खाने की चिंता न पीने की फिक्र, काम है तो बस काम करना है, न घर न परिवार, बस काम ही काम। इसीलिए तो वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। और उसने आगे कहा कि आज से यहाँ पर न कोई मालिक है न कोई नौकर, सारे एक परिवार के सदस्य हैं, सारे साथ काम करते हैं, सारे मिल के काम करेंगे, जैसे अपने घर का काम करते हैं, जैसे अपना काम करते हैं। जितनी कमाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। हर आदमी पूरे परिवार की आमदनी होगी। अब तो भैया इतना ताम झाम और ठाट बाट देख के ठठेरे की मशीन पर काम करने के लिए लोगों में धक्का मुक्की और बढ़ गई। लेकिन पहले ही से इतने लोग उसमें भरे पड़े थे कि उन्हीं के लिए काम ढूंढ के निकालना पड़ता था। लेकिन उसमें से कोई भी मशीन छोड़ने को तैयार नहीं। एक बार तो लोग अपने माई बाप को छोड़ दें, मगर मशीन को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे में नए को कहाँ से रखें। लेकिन जिस तरह से नए ढंग से काम काज शुरू हुआ और विदेश में कारोबार शुरू होने की बातें चलने लगी, तो उससे लोगों को ये उम्मीद बनी कि नई भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी और जितने भी ट्रेनी लेके घर बैठे हैं उन्हें काम पर बुला लिया जाएगा। लेकिन कहाँ से वो सब होता, वो तो एक नया ही कांड शुरू हो गया। क्या रोज की तरह उस दिन भी लोग मशीन से चिपके हुए थे। पूरे विदेशी स्टाइल के सूट बूट में खटर खटर चालू थी। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मशीन ने लोगों को उठा के फेंकना शुरू कर दिया। हजारों लोग जाके गिरे, सौ गए। किसी की नाक टूटी, किसी की टांग, किसी का माथा टूटा तो किसी की कमर टूटी। सबका कोई न कोई अंग भंग। फिर क्या मच गया चारों ओर हाहाकार। जिसका अंग भंग हुआ वो तो बेकार, उसके घर में मुहर्रम का माहौल। लेकिन जिन्हें मशीन से चिपकने का मौका नहीं मिल रहा था, जो बरसों से लाइन लगाए खड़े थे, वो बड़े खुश, मौका बढ़िया था। सारे दौड़े और जाके चिपक गए मशीन से। लेकिन वो जैसे ही चिपके, मशीन ने फिर उठा के फेंकना शुरू किया। फिर हजारों अपंग लोग गए ठठेरे के बेटे के पास। ठठेरे के बेटे ने लोगों को तसल्ली दी। विदेश से इंजीनियर बुला के मशीन ठीक कराने का वादा किया। तो विदेश से एक इंजीनियर आया, उसने मशीन की तकलीफ जानने की कोशिश की, मशीन से पूछताछ की। मशीन ने बताया कि आदमियों की भीड़ भाड़ में उसका दम घुटता है, माथा गर्म हो जाता है। तो उस विदेशी इंजीनियर ने ठठेरे के बेटे को सलाह दी कि मशीन के आसपास आदमियों की भीड़ न बढ़ने दें। काम तो मशीन को करना है, उसके पास लोगों की क्या जरूरत। मशीन के पास लोग रहेंगे तो काम तो कुछ करेंगे नहीं, खाली बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे, खैनी तंबाकू खा के गंदगी फैलाएंगे। इससे मशीन को काम करने में दिक्कत तो आएगी। सो आदमियों को मशीन से दूर रखा जाए। फिर पुराने गए सो गए, तुरंत नई भर्ती भी बंद। लोगों से कहा गया कि भैया मशीन में खराबी आ गई है, ज़्यादा भीड़ देख के नाराज हो जाती है, अब मशीन अकेले काम करेगी। उसके पास किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। अब तो भैया मच गया कोहराम। चारों ओर अखबारों में खबरें छपने लगी। नाराज लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे। जिनकी नौकरी गई वो भी नाराज, जिनकी मिलने की आशा गई वो भी नाराज। लगा ठठेरे के घर का घेराव होने, धरना प्रदर्शन होने, अनशन और भूख हड़ताल शुरू। रोज जुलूस निकलते, नारे लगते। एक पन्ना शायद इसमें भूलने से रह गया।
शायद तो जो थोड़ा सा हिस्सा एक पन्ना का है शायद इसमें चला गया, उसी में रह गया होगा, एक ही पन्ना गायब हुआ। लेकिन वो मशीन की आदमी सबको पटकने वाली बात हमरे सबके समझ में नहीं आई, लेकिन वो पन्ना मैं सुना देता हूँ। वो छोटा सा अखबारों में खबरें छपने लगी, नाराज लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे, जिनकी नौकरी गई वो भी नाराज, जिनकी मिलने की आशा गई वो भी नाराज। लगा ठठेरे के घर का घेराव होने, धरना प्रदर्शन होने, अनशन और भूख हड़ताल शुरू। रोज जुलूस निकलते, नारे लगते, कहीं तोड़ फोड़ होता तो कहीं फूंकता, पूरे देश में आंदोलन शुरू। उधर मशीन चलती रही, खटर पटर होती रही, इधर जनता सड़कों पर। ठठेरे के बेटे को जान का खतरा, ठठेरे के बेटे ने राजा से मदद मांगी तो भैया राजा से उसके बाप का दोष, उसने भेज दिए सिपाही और कहा मारो ससुरों को, देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। बस शुरू कर दिया सिपाहियों ने तांडव। जो धरना प्रदर्शन करता दिख जाता उसे मार मार के लंबा कर देते। तो भैया जो मशीन से बच गए थे वो राजा की सिपाहियों से प्रसाद पाने लगे, डंडे और लाठी पे खाने लगे। फिर क्या, कितने दिन चलता धरना प्रदर्शन, कुछ दिन बाद अपने आप ठंडा हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऐसी ही मशीन बन जाए तो सारा काम, ऐसी ही मशीन बन जाए तो सारा काम कर दे, तो फिर तो आदमी को कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। बन क्या जाए, बनिए गई है, लूटो मौज, लाओ लगाओ मस्त हो जाओ, तो फिर आदमी का क्या होगा? यही तो सवाल गड़बड़ है। ये बतावे लायक होते तो हम यहाँ बैठे रहते क्या? इस पर तो कौन इंजीनियर विचार कर रहा है, विचार कर सकता है, लेकिन अभी तो सुना है कि सारे इंजीनियर ठठेरे की मशीन को और तेज बनाने में जुटे हैं। जब वहाँ से फुर्सत पाएंगे, कभी अकेले में बैठेंगे, विचार करेंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी तो जाओ और चुप मार के सो जाओ। तो क्या कहानी खत्म? मानो तो खत्म नहीं, जारी है। लेकिन वो मशीन की आदमी सबको पटकने वाली बात हमरे सबकी समझ में नहीं आई। अरे भैया, इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? ठठेरे के बेटे ने खुद कराई होगी मशीन में गड़बड़ी। कहाँ है अभी, कहाँ है अब, कहाँ है? ये तो तुम खुद सोचो। अभी चुपचाप जाके सो जाओ, सोच लेना तो हमको भी बता। धन्यवाद। ये मेरी पहली कहानी है, वो पहले की लिखी हुई है, आज पता नहीं कितनी प्रासंगिक है नहीं है। मित्रों की दोपहर में 2 बजे जब शिवनाथ सिंह और राकेश तिवारी एक साथ खड़े थे, ये आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे का समय ले लेंगे। मुझे लग रहा है कि शिवनाथ जी ने थोड़ा समय भी किए। हमारी चाय बाहर आ गई है, तो आप सबसे आग्रह है कि हम 15 मिनट के लिए चाय के लिए ब्रेक देते हैं। हम चाय पिए, इसके बाद हमारे पास 2 और कहानीकार हैं, राकेश तिवारी जी और दूसरे हरिराम मीना जी हैं। और मित्रों, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे 2 कहानीकार का कथा पाठ होना है, तो मैं सबसे पहले बिना समय गंवाए राकेश तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि आएं और अपनी कहानी सुनाएं। मेरा अपराध थोड़ा कम हो गया क्योंकि थोड़ा श्रोता भी कम हो गए हैं, इसलिए मैं जो कहानी सुनाकर आपको बोध करूँगा, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत रोचक कहानियाँ सुनी हैं। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है बोध करे। असल में ये कहानी जो है बलात्कार और यौन हिंसा पर लिखी गई कहानी है, पर उसको मैं ऐसे ही अगर बयान करता तो शायद वो ज़्यादा अश्लील हो जाती, तो इसलिए थोड़ा उस सावधानी बरतते हुए ये कि फैंटेसी में है और कुछ सिंबॉलिक कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले मुझे लगा था वह आलाप किसी अनाड़ी का है या कोई शास्त्रीय संगीत की खिल्ली उड़ा रहा है, पर जब मैंने उसे दम साध कर और मुट्ठियां पीसकर पढ़ते हुए देखा और सुना, तब जाकर यकीन हुआ कि स्वर उसी का है। यह आलाप था ही नहीं,
इसमें संगीत और संगीत में मनोरंजन का तत्व ढूंढना बेरहमी होती। उसका आ जब लंबा खिंचता चला गया तो स्वर्ग दीर्घता के साथ आई भर्राहट से मुझे यकीन हुआ कि वह गा नहीं रही बल्कि बदहवास सी रो रही है। स्वरभंग के बावजूद उसका आलाप स्वरभंग के बावजूद उसका आलाप रुकता नहीं था, जैसे किसी यांत्रिक खराबी का नतीजा हो। बगैर रोके अब इसका रुकना जैसे नामुमकिन हो और इसकी आवृत्ति अनंत काल तक गूंजते रहने वाली। एक परछाई उस चीख से बेचैन हो उठी, इसलिए कि इससे उसकी अपनी रिदम टूट रही थी। परछाई के इरादे में इससे खलल पड़ रहा था। यह घटना एक दृश्य की तरह घटी थी। इसी भू पर और इसी देश में घटित होने के बावजूद इस घटना का भूगोल इसे समझने में मेरी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि इस दृश्य के चारों ओर कोई और दृश्य था ही नहीं। यह ऐसा ही था जैसे पृथ्वी एक कमरा हो और मैं उसकी परिधि पर छिपकली की तरह चिपका हूं और एक सुराख से पृथ्वी के अंदर झांक रहा हूं। बाहर शून्य है और अंदर आंख के दायरे में एक ही दृश्य आता है, बाकी सब अदृश्य है। कोई पुलिस या डपट के साथ अगर पूछे कि मैं वहां क्या कर रहा था, तो कह सकता हूं कि किसी ने मुझे यहां लाकर पटक दिया था, या यह कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर यहां लाया गया। यह भी कहा जा सकता है कि मैं यही था और मुझे यह दृश्य दिखाकर डराया जा रहा था। हालांकि बाल की खाल निकाली जाए तो यह भी हो सकता है कि मैं उसी युवती के साथ था। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि मैं परछाई के साथ था। सच कहूं, मैं जो भी था यह सब देखकर होश हवास खो बैठा था। मेरी टांगें कांप रही थी, पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था जो मेरी मौजूदगी को लेकर सवाल करे। यहाँ सिर्फ अंधकार था, मैं था, वह थी और थी एक परछाई। उसके अनवरत रुदन से कमरे के पर्दे थरथराने लगे थे। वह रुदन धीरे धीरे चीख में बदलने लगा। अचानक खनखना कर कुछ टूटने और बिखरने की आवाज उसकी चीख में घुलती मिलती चलेगी, जैसे ध्वनि तरंगों में विस्फोट की तीव्रता हो और शायद उसी से खिड़कियों के शीशे दरक गए हों। शायद इसलिए क्योंकि यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि खिड़कियों के शीशे चटक कर बिखर गए होंगे, या फिर स्वर की तीव्रता से ही बिखरे हों और उसने फूलदान जैसी कोई भारी चीज उस साए की तरफ नहीं उछाली होगी और जो खिड़की से टकराई नहीं होगी। यह चुटकियों में घटित हुआ, ठीक उस वक्त जब मैंने कमरे की छत की तरफ नजर उठाई ताकि छत दिखाई दे जिस पर लटके चमगादड़ फड़फड़ाकर उड़े हों। लेकिन जहां मैं था वहां से छत नहीं दिखाई देती थी किसी भी कोण से। न कोई चमगादड़ ही उड़ता हुआ मेरी आंख के दायरे में आया। दरअसल वहां चमगादड़ हो यह जरूरी नहीं था, क्योंकि कमरे में रोशनी होने और उस रोशनी में परछाई की हरकत साफ साफ दिखाई देने के बावजूद यह तय नहीं था कि यह रात का ही वक्त है। बाहर कोई मुंडेर भी नजर नहीं आती थी जिस पर कोई कौवा कर्कश कांव कांव के साथ तेजी से उड़ा हो और मैं यकीन के साथ इसे सुबह का वक्त कह सकूं। और इसी गफलत में आंखों से उस दृश्य को पकड़ने में चूक हो गई, जिससे मैं कांच के बिखरने की कोई ठोस वजह बयान कर सकूं या फिर यकीन के साथ यही बता सकूं कि कुछ और नहीं बल्कि कांच ही बिखरा था। अभी तो उसके रोने और चीखने की सही वजह ही मुझे पता नहीं थी, सिर्फ एक अनुमान था। सही वजह पता करने के इरादे से मैंने सुराख पर कान लगाया। वह सचमुच चीख रही थी। अब मैंने सुराख से आंख सटाई। इससे यह साफ साफ दिखाई दे गया कि चीखते हुए उसके गले की नसें फूल गई। उसी तरह जैसे दमे की मरीज मेरी दादी की नसें खांसते खांसते फूल जाया करती थी और सांस उखड़ने लगती थी। दम साध कर चिल्लाने और पूरी शक्ति झोंक देने से उसकी सांस भी उखड़ती लग रही थी। उसके शरीर का सारा रक्त चेहरे पर आकर रुक गया था। अचानक उसकी भिजी हुई मुट्ठियां खुली और एक झटके में उसने अपना कुर्ता तार तार कर दिया, बटन खोलकर उतार फेंकने की जहमत उठाए बगैर।
उसका ऊपरी शरीर जिस अंतर्वस्त्र के सहारे अब भी नग्न होने से बचा हुआ था, उसने अगले ही क्षण उसे भी नोचकर एक तरफ फेंक दिया। अगर मैं इस लड़की से प्रेम करता होता और कोई दूसरा यह किस्सा बयान कर रहा होता तो मैं यकीन नहीं करता कि वह सीपियों से आंखों वाली लंबी छलेरी युवती ऐसा कर सकती है, जो सभ्य और सुसंस्कृत भी लगती है। संस्कृत रक्षण का भार चूंकि मेरे कंधों पर नहीं था, इसलिए मैंने उसके हरकत का बुरा नहीं माना। मैं इस नतीजे पर भी कभी नहीं पहुंचा कि वह पागल है। हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपने आप को वस्त्रविहीन करते देखा था, और किसी स्त्री को ऐसा करते देखना मेरे जीवन में पहली बार घटा था। मैं अवाक था, पर यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह पागल नहीं थी। उसके कुर्ते में बिच्छू भी नहीं घुसा था, लेकिन कोई वजह तो थी। आखिर क्यों उसने खुद ही अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को निर्वस्त्र कर दिया? उसका अपने ही कुर्ते को तार तार करना छिछोरों के लिए निश्चित ही सदमे की तरह होता, क्योंकि उसके ऐसा करने से परपीड़न या लज्जित करने का आनंद उनके हिस्से में नहीं आता। सज्जनों के लिए धर्म संकट की स्थिति होती कि वे नजरें फेर कर कनखियों से कैसे देखें। मैं अपनी जगह छिछोरे और सज्जन के बीच मानता था। मेरे जैसे लोग किसी को लज्जित नहीं करते और पीड़ा नहीं पहुंचाते, किंतु मजा लेने से भी नहीं चूकते। मेरे जैसे लोग कनखियों से नहीं सीधे देखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्नायु तंत्र लूला हो गया था। मुझे तेज झुरझुरी हो रही थी और हाथ पैर इस कदर सुन्न हुए जा रहे थे कि लगा मैं कश्मीर में गई हूँ। लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें भी थी, जो साफ साफ तो नहीं लेकिन आशंका पैदा कर रही थी कि कहीं मैं उत्तर प्रदेश के किसी शहर में तो नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ यह जानने की कोशिश में अगर कानों को चौकन्ना करूं तो कहीं दूर से छप छप की आवाज आने का भ्रम होता था, और मैं यह अनुमान लगाने लगता कि कहीं गोवा या कन्याकुमारी ना हो और यह जगह समुद्र के किनारे कहीं हो। हालांकि छप छप की कोई आवाज दूर दूर तक नहीं थी। बहरहाल यह बिना किसी वजह के कोलकाता भी हो सकता था, और इस घटना के भूगोल में जाने के लिए जबरन इसका इतिहास खोजने का प्रयास किया जाए तो इसका देश की राजधानी या उसके आसपास का इलाका होना ज्यादा तर्कसंगत लगता था। पता कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बाहर खूब अंधेरा है। कोई अगर यह पूछे कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं और आप एक हाथ में 6 और दोनों मिलाकर 11 भी कहना चाहें तो इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। हाथ को हाथ नहीं सूझता तो आंख को उंगलियां कैसे सूझेंगी? यह गुप्त अंधेरा कब से है नहीं पता, पर सदियों पुराना लगता है, जैसे पीढ़ियों से यहाँ किसी ने सूरज देखा नहीं होगा। शायद जब पहली बार सूरज उगे तो लोग उसकी उजास से डर जाएं, और इतना डर जाएं कि मर ही जाएं। ऐसे गुप्त अंधेरे समय में आप घड़ी देखकर समय नहीं बता सकते। बहरहाल यह किस्सा सिलसिलेवार इस तरह है कि एक दीवार है जिसको छूने से पता चलता है कि शायद दीवार ही है। वह वर्गाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी। दीवार में कोई खिड़की नहीं है, शायद पहले खिड़की रही हो, लेकिन यहाँ रहने वालों की सुरक्षा के लिए उसे हाल ही में पाट दिया गया था। खिड़की के बगल में एक सुराख है, पर इतना छोटा कि छिपकली नहीं हो सकती। शायद कोई आधे इंच का पाइप अंदर ले जाने के लिए या शायद बाहर निकालने के लिए छेद किया गया, या कौन जाने छिपकलियों के अंदर झाड़ने के लिए किया हो। यह सोचकर कि छिपकली बयान नहीं दे सकती और उसकी उंगलियां फेसबुक पर पोस्ट नहीं लिख सकती। उस दीवार के सुराख से झांकने पर पता चलता है कि यह किले की दीवार नहीं, किसी कक्ष की है। चूंकि सुराख की तरफ वाली दीवार पर पहले खिड़की रही होगी, इसलिए वहां अब भी सफेद पर्दे टंगे हैं। एक पर्दा कुछ हटा हुआ है और उसके हटने की वजह से ही यह युवती दिखाई देती है। हालांकि इस दृश्य में भी आधा दृश्यमान है तो आधा अदृश्य, क्योंकि आधे में पर्दे की ओट है। लेकिन उस आधे हिस्से को पूरी तरह अदृश्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां परछाइयां मौजूद हैं, रोशनी के कारण जिनकी गतिविधियां पर्दे के पार देखी जा सकती है। कमरे में युवती के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ युवती के उल्टे हाथ वाली दीवार पर पेंटिंग जैसी कोई चीज टंगी है। दूर से जहां मैं हूं ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग में कुछ अंक दर्ज हैं, पर वे निश्चित ही तारीखें नहीं हैं, क्योंकि तारीखों की पेंटिंग नहीं होती, कैलेंडर होते हैं। अंक इतने स्पष्ट हैं जैसे वे
किसी तरह के उल्लंघन के खिलाफ ताकीद करते हों और उलझन से बचाने के लिए इतने स्पष्ट और चमकदार। इस अंकों से पटी पेंटिंग की पृष्ठभूमि में हल्के सलेटी रंग से बनी एक मानवाकृति है जिसने गोल चश्मा पहना है। युवती असहाय होकर जब जब उस पेंटिंग की तरफ देखती है वो झट से बदल जाती है, जैसे लज्जित हो रही हो। तब वहां ना मानवाकृति होती है और न उसका गोल चश्मा। इससे उस चित्र के मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग होने का आभास होता है। पर यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां घोड़ा नहीं बल्कि बकरी है, गोल और बड़ी बड़ी आंखों वाली चितकबरी बकरी, दूर से जिसकी आंखें चश्मे का फ्रेम लगती हैं। और ये जो आंख दिखाई देने का भ्रम है वह संभवतः बकरी के लिए डाला गया चारे जैसा कोई झांसा हो। इतने सारे भ्रम हैं और आशंकाएं हैं, इसी से संदेह होता है कि कहीं यह किसी अज्ञात चित्रकार की माया रचना तो नहीं। युवती के सामने वाले अर्ध अदृश्य या यूं कहें कि अर्ध दृश्यमान हिस्से में एक अनवरत चल रहा छाया नाट्य है और हैं आवाजें। पर ये आवाजें मनुष्यों की तरह नहीं, सिर्फ किसी जानवर के गुर्राने जैसी गुर्र गौं होती है। आप अनुमान नहीं लगा पाते कि ये आवाजें किस जानवर की हैं। इनकी गुर्र गौं भेड़ियों और लोमड़ियों से काफी मिलती है, पर यकीनन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कि ये संख्या में कई हैं या सिर्फ एक। इससे यह तय करने में काफी कठिनाई हो रही है कि यह जंगली जानवरों का सामूहिक हमला है या किसी जंगली हो गए पालतू पशु का एकल प्रयास। लेकिन इससे भी ज्यादा भ्रमित करने वाली बात यह है कि आप यकीन नहीं करेंगे, कमरे की रोशनी से सफेद पर्दे पर जो परछाइयां बनती बिगड़ती हैं वे हूबहू मनुष्यों जैसी हैं। मैं बेहद हैरान हूं कि मनुष्य किसी जानवर की तरह गुर्र कैसे कर सकता है। और अगर जानवर ही है तो हमलावर होने पर मनुष्य की तरह दो टांगों पर कैसे खड़ा हो सकता है। बाहर किसी ट्रेन के धड़धड़ाने की आवाज नहीं है, कोई चौकीदार जागते रहो टेर नहीं लगा रहा, कोई कुत्ता भौंकता नहीं, सियार हुआ नहीं करते, पानी बरसकर अभी थमा नहीं है क्योंकि पानी बरसा ही नहीं, नीला या बादलों से पटा आकाश भी नहीं है, इसलिए तारे नहीं टिमटिमा रहे और चांद न निकला है न निकलने के आसार है। अमावस की रात है कि खग्रास कोई नहीं जानता, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और सन्नाटा है। ये सन्नाटा, ये आवाजें, चमगादड़ों का भ्रम यह कतई साबित नहीं करता कि यह कोई बताहा दास्तान है। यह एक सत्य घटना है, पर सत्य से थोड़ा दूर करार दिए जाने की सारी संभावनाओं से भरी हुई। इस घटना में सबसे स्तब्धकारी युवती का कुर्ता फाड़ना है, बल्कि यह मतिभ्रम पैदा करने वाला है। एक बार आपको लगता है कि ऐसा है और दूसरे ही क्षण लगता है कि नहीं। इस किस्से में किस्सा गोई जैसी किसी चटकारेदार शुरुआत का गवाह क्योंकि कोई नहीं है, इसलिए इसे वहीं से बयान किया जा सकता है जहां मेरी यानी इस छिपकली जैसे प्राणी की आंख में सुराख से अंदर झांका। हाँ, मैं एक सुराख से छिपकली की तरह ही अंदर झांक रहा था, या यूं कहा जाए कि अंदर के हालात देखकर मैं छिपकली हो गया था। आप मेरा सही लिंग निर्धारण करने और मेरे नरबोध को सहलाने के लिए मुझे छिपकला भी कह सकते हैं। खैर, मैं इस घटना को आगे बयान करूं, इससे पहले बेहतर यह होगा कि आप अपने दिमाग की स्लेट से एक वाक्य को मिटा दें कि युवती ने अपना कुर्ता तार कर दिया। यूं मान लीजिए कि कहानी फिर से सिलसिलेवार शुरू हो रही है। एक छिपकले ने एक सुराख से अंदर झांका है जहां एक युवती दिख रही है। उसने अभी तक अपना कुर्ता नहीं फाड़ा है और आपको जरा भी इल्हाम नहीं हुआ है कि वह कुर्ता फाड़ सकती है। हाँ, तो एक अंधेरी दुनिया के उजले कमरे में एक युवती खड़ी है। पता नहीं वह उसी का घर है या वहां लाई गई है। यह भी पता नहीं कि वह जबरन लाई गई है या फुसलाकर। वह बेहद डरी है। वह डरी हुई इसलिए है क्योंकि वह घिरी हुई है। पता नहीं उसे किसने घेरा है, क्योंकि उसके सामने जो है या है वह दिखाई नहीं देती, बस गुर्र गौं की आवाजें हैं। गुर्र गौं जब भी होती है मैं गुर्रों को छोटा बड़ा करता हूँ ताकि कोई साफ आकृति दिखाई दे। हाँ, दिखाई देने लगी, पर वह किसी पशु मानव जैसी दिखती है। पशु मानव को न मैंने कभी देखा है और न संभवतः उस युवती ने कभी देखा होगा। हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, बस इतना यकीन है कि वह ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही जो कभी पशु लगे और कभी मानव,
जिसका सिर पशु का हो और धड़ मानव का, या जिसका धड़ पशु का हो और सिर मानव का। मुझे सिहरन होने लगती है कि कहीं वह अकेली और निहत्ती युवती पशुमानों के चंगुल में फंस तो नहीं गई। मुझे एक पूरा आख्यान का स्मरण हो आता है, खास तौर से उसका नरसिंह अवतार प्रसंग। पर यहाँ तो पशुमानव दुर्बल को बचा नहीं रहा, बल्कि उसकी तरफ हमलावर निगाहों से देख रहा है। यह पशुमानव सचमुच खूंखार लगता है। पुतलियों को और सिकोड़ता हूँ तो आगे कुछ और स्पष्ट होने लगती है। उसके लंबे लहरिया केश काले दिखते हैं, पर यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वे काले ही हैं। हो सकता है चटाई जैसे उन केशों में चमकदार सफेदी हो और वे परछाई में काले नजर आते हों, जैसे कि उसका चेहरा काली पुता लगता है। और उसके हाथ में क्या है? शायद कुछ नहीं। वह आदतन अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को भींचे हुए है, जैसे उसे कोई झंडा, डंडा या हथौड़े जैसी चीज थामे रहने की आदत है। वह आकृति जब भी मिनमिना कर कुछ कहती है तो वाक्य पूरा करते ही दाएं हाथ की मुट्ठी को थाक से अपनी बाईं हथेली पर मारती है। इससे उसे थोड़ा तकलीफ हो रही है, या शायद याद आता हो कि उसके दाएं हाथ में कुछ नहीं है, और शायद इस बेवकूफ़ी पर उसे शर्मिंदगी होती है। वैसे शर्मिंदगी होती होगी यह मेरा अनुमान है, क्योंकि इस अनुमान के उलट छाया नाट्य में उसका चेहरा सपाट लगता है, गोया शर्मिंदगी उसे छू न पाती हो। वह मिनमिनाती आवाज में हर बार जैसे आदेश देती है। आदेश देना भी शायद उसकी आदत है। वह खोल दो जैसा कुछ कहती है, मानो उससे किसी ने सादत हसन मंटो की कहानी का नाम पूछा, पर कभी भी खोल दो, साफ साफ खोल दो नहीं सुनाई देता। परछाई शायद नाक से बोलती है, इसलिए आवाज में मिनमिन का स्वर इतना प्रबल है कि जब वह खोल दो कहती है तो काफी हद तक वह तोल दो जैसा सुनाई देता है। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ चूंकि कोई तराजू नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर वह तोल दो नहीं कह रही होगी। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि वह आकृति किसी कबाड़ी या कुजड़ी की नहीं लगती। परछाई में भी साफ साफ पहचाने जा रहे उसके कोट से उसके रुतबे का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसा रुतबा रद्दी या सब्जी तोलने वाले का यकीनन नहीं हो सकता। वह परछाई तोल दो जैसा कि सुनाई देता है कहती हुई जब आगे बढ़ी तो पर्दे के एक कोने से उसकी थूथन बाहर झांकने लगी। थूथन उसकी वास्तविक थूथन थी या छद, यह संशय बहुत गहराई के साथ पैदा हुआ था। उसके लंबूतरे मुंह को आप सुअर से जोड़कर देख सकते थे। यह जर्मन शेफर्ड या लोमड़ी की थूथन भी हो सकती थी। थूथन से कोई आधा फुट पीछे उसकी आंखों से थोड़ा हटकर कुछ लटक रहा था। दरअसल ये उसके केश थे। उसके लहरिया केश गोल्डन रिट्रीवर के कानों की तरह लगते थे जो कनपटी पर झूल रहे थे। इससे उसके कान दिखाई नहीं देते थे, फिर भी मैं भरोसा कर सकता था कि पशु मानव बहरा नहीं होता होगा। उसने ज्यों ही गुर्रगों की बिजली की सी चमक के साथ उसके दांत दिखाई पड़े। अरे बाप रे, यह कौन सा प्राणी है जिसके दांत इतने लंबे हैं और जर्जर व घिसे हुए भी, लेकिन घिसे होने के बावजूद फाड़ने को आतुर है। यह सचमुच कोई पशु मानव है। शायद पशु मानव रिटायर दांतों से भी शिकार करता हो। परछाई अचानक बदल रही है। वह बड़ी होती जा रही है। उसकी थूथन पर्दे के पार निकलती चली जा रही है। वह इतनी लंबी हो गई है कि घड़ियाल का मुंह बनती जा रही है। मैं चूंकि छिपकला हूँ, इसलिए अपने सरीसृप बिरादरी के बड़े भाई को देख मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है। अपने आप को लानत देने का मन होता है कि मैं इसी परिवार का मकोड़ों का शिकार करता हूँ और यह मनुष्य की ओर टकटके लगाए है। उस सरीसृप की खाल बेशर्मी की हद तक मोटी है और उसकी आंख बहुत ही शातिर। उसके मुंह से लगातार गुड़गुड़ की आवाज निकल रही है। मैं समझता हूँ यह उसका ठहाका है, पर यकीन से कैसे कहूँ कि जब घड़ियाल स्तनधारियों पर घात लगाता है तो साथ में ठहाका भी लगाता है। नहीं, शायद वह अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए गुड़गुड़ का स्वर निकाल रहा है, या शायद कुछ और है। घड़ियाल अपने शातिर स्वभाव के विपरीत अपने पंजों से धरती को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा है। वहां मिट्टी नहीं है,
इसलिए धूल नहीं उड़ती। लेकिन मुझे लगता है धूल उड़ रही है, सब कुछ धूल धूसरी और धुआं धुआं हो रहा है। युवती की चीख तेज हो रही है और साये की गुड़गुड़। लगता है जैसे दोनों स्वरों की आवृत्ति को कई गुना बढ़ा दिया गया। मैंने अगर दीवार को पकड़ा न होता तो अपनी उंगलियां कान में घुसेड़ लेता। घड़ियाल अचानक झपट्टा मारकर उस युवती की टांग खींच लेता है। यह सब सेकंड के भी आधे हिस्से में होता है, इसलिए मैं यह साफ साफ देख नहीं पाता कि वह घड़ियाल का मुंह था कि मनुष्य का हाथ जिसने युवती को अपनी ओर घसीट दिया। अब गुड़गुड़ के साथ छीना झपटी और युवती के चिल्लाने का स्वर गड्ढ-मड्ढ हो रहे थे। बस इतना पता चलता था कि चीखने का स्वर जनाना है और गुड़गुड़ का मर्दाना। मुझे पसीना छूट रहा था। कहीं सचमुच मैं दिल्ली में तो नहीं? धरती हिल रही है, किंतु मुझे लगता है मैं किसी वाहन में सवार हूं। वह युवती भी, वह परछाई भी। एकाएक युवती ने अपने को मनुष्य के पंजे से मुक्त करा लिया। मनुष्य के पंजे का होना क्योंकि साबित नहीं हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि उसने घड़ियाल के मुंह से खुद को छुड़ा लिया। ऐसा लगा जैसे उसने दूसरे पाले में जाकर काफी देर तक कबड्डी कबड्डी कहा और सांस टूटने से पहले अपने पाले में वापस आ गया। पर शायद यह कबड्डी की तरह आसान नहीं रहा होगा। कुश्ती जैसा कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि उसकी सलवार जांघों के पास से फट गई है और कुर्ता कई जगह से उधर चुका था। बाल अस्त व्यस्त थे। वह बुरी तरह हाँप रही थी। रुलाई दबाने के प्रयास में वह ज्यादा कठोर हो गई थी। परछाई फिर गुड़गुड़ कर रही थी। उसने अपनी थूथन फिर से पर्दे के पार निकाल दी थी। युवती अपने दोनों हाथ घुटनों पर टिकाकर आगे की तरफ इस तरह झुक गई जैसे झपटने की बारी उसकी। साये ने फिर झपट्टा मारा, लेकिन युवती ने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया। उसने तुरंत ही एक और झपट्टा मारा और युवती की बांह पकड़कर उसके कुर्ते के दाएं कंधे को नीचे तक उतार दिया, लेकिन वह युवती को घसीटकर अपने पाले में नहीं ले जा पाया। युवती ने पेंटिंग की तरफ देखा, जैसे परछाई को उसकी दुहाई दे रही, लेकिन परछाई पर कोई असर नहीं हुआ और पेंटिंग पर भी। अगले ही क्षण उसने झपट्टा मारकर युवती को नीचे गिरा दिया और अपनी तरफ घसीटा। युवती फिर उसकी गिरफ्त से निकल आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे और छातियों पर खरोंच के निशान पड़ गए थे। खरोंचों पर छोटी छोटी बुदकियों की तरह खून की लकीरें उभर आई थी। युवती ने खरोंच पर हाथ फेरकर हाथ का मुआयना किया। हथेली पर खून के धब्बे नजर आने लगे। खून देखकर पहले वह रुआंसी हुई और फिर अचानक क्रोध में फट पड़ी। वह दम साध कर चीखने लगी और चीखते हुए उसने अपना ही कुर्ता तार तार कर दिया। अंतर वस्त्र भी उसने खुद ही नोच कर एक तरफ फेंक दिया। मैं गौर से देख रहा था, लेकिन उस निर्वस्त्रता का सूक्ष्मदर्शी चित्र दिमाग में बन नहीं रहा था। मानो जुनून ने उठने से इनकार कर दिया था। निर्वस्त्र हुए अंग नग्न नहीं लगते नहीं थे, हालांकि वे थे और पूरी लपक के साथ लहरा रहे थे, पर उनका अश्लील वर्णन इसलिए संभव नहीं था क्योंकि हुंकार की तरह जो चीख कांच के टुकड़े बिखेरती लग रही थी वह उसकी छाती से निकल रही थी। चीत्कार से वे अंग हिल रहे थे, लेकिन फिर भी इतने दृढ़ और स्थिर लगते थे कि उनकी लपक विचलित नहीं करती थी। उनकी नग्नता में जाने क्यों उतनी गरिमा थी। उनका आवरणहीन होना असहज और अस्वाभाविक नहीं लगता था। उनकी उन्मुक्तता रोचक घटना होनी चाहिए थी, किंतु लगती कतई नहीं। उनकी स्वच्छंदता किसी और की इच्छा या इजाजत की मोहताज नहीं थी। उन्हें स्वच्छंद करने के लिए वस्त्र आप ही फाड़ें, ऐसे किसी नियम का उल्लंघन उन्हें धारण करने वाली युवती ने खुल्लम खुल्ला कर दिखाया था। यहाँ इस छिद्र में मेरी आंख की जगह परम पूज्य छिद्रान्वेषी बाबाजी महाराज की आंख होती तो वे हरिओम कहकर मुस्कुराते। उन्हें तसल्ली होती कि युवती ने अपनी जान बचाने के लिए आन न्यौछावर कर दी। लेकिन बाबाजी से मेरा अनुरोध है कि गौर से देखें कि भय से नहीं बल्कि क्रोध से उसकी छाती धौंकनी की तरह चल रही है, जैसे आबाद पहाड़ियों के बीच से ज्वालामुखी फूट पड़ा है। शायद इससे निकलने वाला गर्म लावा परछाई की तरफ बढ़ रहा है और इसलिए वह पीछे हट रही है। फर्ज कीजिए कि यहाँ छिद्रान्वेषी महाराज ही परछाई के रूप में विराजमान हो और उबकाई ला देने वाला गुड़गुड़ का स्वर उन्हीं के मुखारविंद से निकल रहा हो। हरिओम। परछाई का जो इस वक्त मनुष्य की तरह लग रही थी मुंह खुला रह गया है। परछाई
तो अगर उसके वास्तविक स्वरूप में देखा जा सकता तो मैं निश्चित ही उसके मुंह से लार गिरना रुक गया होता। चूंकि वह परछाई थी, इसलिए सिर्फ उसका हाथ उठना और मुंह पर फिराना नजर आता था। शायद वह पहले से गिर चुकी लार पोंछ रही है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका हाथ पसीना पोंछने के लिए उठा। गुड़गुड़ का स्वर अब रुक गया है। शायद पसीना छूटने से परछाई गुड़गुड़ करना भूल गई। मैं यह यकीन करना चाहता था कि वह 108 अश्व शक्तिधारी अजय परछाई भयभीत हो रही थी। यह यकीन कर लेने की कोशिश में यहाँ मुझे एक और प्रसंग याद आता है। भगवान दास का अज्ञात धंधे में अंधी कमाई करने वाले मेरे मोहल्ले के भगवान दास गुंडई और दबंगई में उस इलाके में जिनका कोई सानी नहीं था। छोटे मोटे मजदूर, मिस्त्री, कामगार उनके घर के आसपास से भूल कर भी नहीं गुजरते थे, भले लंबा रास्ता लेकर जाना पड़े। भगवान दास से काम के बदले पैसे मांगने का मतलब था आफत मोल देना। मान लीजिए उनके घर में कभी नलका खराब हो गया, उन्होंने प्लम्बर बुलाया, नलका ठीक कर प्लम्बर ने पैसे मांग लिए तो आ गई मुसीबत। वे उल्टा चढ़ बैठते कि उसने चूड़ी ज्यादा कसकर उनका सैकड़ों का नुकसान कर दिया। वह सफाई देता और भगवान दास गलती गिनाते। अंततः वह अपने गाल पर भगवान दास की उंगलियों की छाप लेकर लौटता। एक बार एक राजमिस्त्री ने उनके घर की छत पर मरम्मत और प्लास्टर का काम किया। जब पैसा देने की बारी आई तो उन्होंने टपट दिया। राजमिस्त्री गिड़गिड़ाया, बाबूजी घरवाली बीमार है, आज पैसे तो चाहिए। भगवान दास चिल्लाए, अबे काम खराब कर दिया तो पैसे किस बात के? देखो बाबूजी पैसे तो देने पड़ेंगे कहता है। काम बिगाड़ कर ऐंठ दिखाएगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे सोचने में 1 सेकंड नहीं लगता और मैं छत से नीचे फेंक देता हूँ, समझा? राजमिस्त्री ने भी सोचने में एक पल नहीं गवाया। वह छत की मुड़ेर की तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते पलट कर बोला, पैसे नहीं दिए तो मैं खुद कूद जाऊंगा, चिल्ला के ये भी बताऊंगा कि जान क्यों दे रहा हूँ। भगवान दास की समझ में नहीं आया कि दांव उल्टा कैसे पड़ गया। वे उसे मनाने लगे। वे जितनी बार उसे मना कर लाए, वह उतनी ही बार मुड़ेर की तरफ दौड़े। आगे आगे मिस्त्री, पीछे पीछे भगवान दास गिड़गिड़ाए और मिस्त्री तेज स्वर में कहे, नहीं अब तो तय कर लिया, मरना है तो मरना है। बहरहाल वह मरा नहीं, वह मरता या नहीं मरता, आप दोनों ही स्थितियों में इस किस्से को यहाँ अप्रासंगिक कहते। पर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कोई कमजोर और निहत्था ऐसे आसन्न संकट की घड़ी में आखिर कौन सा हथियार चला सकता है? युवती कुर्ता फाड़ कर चिल्लाई थी, आ देख इन्हें, देख साले, हिम्मत है तो आ, आगे बढ़। परछाई कदम समेटने लगी, जबकि युवती बड़े बड़े डग भर रही थी। उसकी चीख से परछाई के पैर डगमगा रहे थे। वह बचाव की मुद्रा में आ रही थी। उसे युवती का अर्धनग्न शरीर डराने लगा था। उसका साहस जवाब दे रहा था। युवती माँ, बहन, बेटी जैसा कुछ कह रही थी, लेकिन साफ साफ सुनाई नहीं देता। शब्दों को स्पष्ट सुनाई देने में संकोच हो रहा हो, जैसे वे खोलदों से भी ज्यादा असंसदीय हो। समय जैसे रुक गया है। शायद यह कभी खत्म न होने वाली रात थी, जिस रात की कोई सुबह नहीं, शायद थी, क्योंकि अभी अभी ऐसा लगा कि उसकी चीख से अंधेरे की चादर फट जाएगी। शायद यह अंधेरा इसीलिए इतना घना है ताकि वह अपने कुर्ते के बाद अंततः अंधेरे को फाड़। पर अफसोस, कुर्ते के बाद उसने क्या फाड़ा दिखाई नहीं दिया। अंदर झांकने का वह अकेला सुराख बंद हो चुका था। उसके आगे कोई काला पर्दा सा लग गया था। शायद अंदर रोशनी गुल हो गई थी। सुराख के साथ कान सटाने पर सिर्फ आखिरी बार जनाना आवाज में तेरी माँ की और दबी हुई मर्दाना आवाज में आह सुनाई दी थी। नोट, इस घटना का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। समूचे घटनाक्रम को गढ़ने के लिए जिन पात्रों का सहारा लिया गया है वे सभी काल्पनिक हैं। अगर यह कहानी किसी व्यक्तियों अथवा घटनाओं से मेल खाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो जन्म कुंडलियों की तरह बेवजह घटनाओं का मिलान करते हैं। धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक मैंने नहीं बताया था। यह अंधेरी दुनिया के उजले कमरे में।
राकेश जी, अब हमारे इस सत्र के रचना सत्र के आखिरी कथाकार हैं हरिराम मीना जी। हरिराम मीना जी के बारे में आप सब जानते हैं। हाल के दिनों में इन लेखकों ने अपनी एक हिंदी या साहित्य की दुनिया में पहचान बनाई। उनमें हरिराम मीना जी महत्वपूर्ण है। उनके आदिवासी साहित्य में विशेष दिलचस्पी है। उनसे आग्रह है कि अपनी रचना के अंश का पाठ करें। नमस्कार। चाय से पहले सत्र के शुरू में प्रोफेसर रोहिणी जी ने एक अस्मिता के सवाल की बात की थी। तो वो जो अस्मिता का सवाल है वो इसलिए कहीं अस्मिता का संकट रहा होगा। इसलिए हम भी ये कहते हैं कि साहित्य है, उसमें घटकवाद क्यों। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कुछ घटक शायद आपने उनको अभिव्यक्ति नहीं दी, इसलिए वो अपना स्पेस तलाश रहे हैं। और ये शायद ऐसे होगा कि दो मौत होती है। पंडित जगत नारायण जी, सरनेम आप लगाना, पंडित जगत नारायण जी के पिताश्री देवलोक को सिधार गए। एक दूसरी मौत होती है नाथ्या, यहां भी सरनेम आप लगाना, नाथ्या स्वयं सो का बाप मर गया। आदिवासी लड़ रहा है, अंग्रेजों के जमाने में लड़ा था, खूब लड़ा था। पूरे पौने 200 साल हिंदुस्तान की आजादी के लिए वही लड़ा था। हिंदुस्तान की आजादी का शुरुआत माना जाता है 1857 से। लेकिन जब अंग्रेज यहां पैर जमाते हैं 1757 की पलासी की लड़ाई से, तभी से 1765 से आदिवासी लड़ाइयां शुरू हो गई थी, जो चले थे 1947 तक। एक लड़ाई हुई थी राजस्थान में अब से 100 वर्ष पहले करीब, क्योंकि हम 2014 में प्रवेश कर गए हैं। वो था 17 नवंबर 1913 की घटना, जहां दक्षिणी राजस्थान में मानगढ़ पर्वत पर आदिवासी अपनी अस्मिता के लिए नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इकट्ठे हुए थे। गोविंद गुरु नायक थे और उस लड़ाई में ब्रिटिश छावनियों की फौजें सीधी जो अंग्रेजों के अधीन थी और रियासती फौजें जो इर्द गिर्द थी, 7 ब्रिटिश छावनियां, 7 रियासतों की फौजें, 14 यूनिट्स की फौजें थी, 700-800 की तादाद में सशस्त्र, जिसमें कैवलरी पलटन भी थी, घुड़सवार। उस पर केंद्रित धुनित पे तीर एक नॉवेल लिखने का मैंने प्रयास किया था। कहाँ तक इतिहास है, कहाँ तक नहीं है, मैं बात को 15 मिनट में ही खत्म करूंगा। और उसमें से ये 2 मिनट बोला वो भी काट दूंगा। फौजों ने घेर रखा था मानगढ़ पर्वत को, और मानगढ़ पर्वत पर आदिवासी लोग इकट्ठा थे, जिनकी तादाद करीब 30 से 40 हजार के आसपास होगी। और नीचे से घेर करके ब्रिटिश और रियासती फौजें ऊपर चढ़ रही थी, और आदिवासियों को एंड टाइम को पता लगा था, तब उन्होंने अपनी थोड़ी मोर्चाबंदी भी की थी। तो ये उपन्यास के आखिरी अंश है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। कैप्टन स्टॉकले मेवाड़, भील, कौर, खैरवाड़ा, उदयपुर का कमांडेंट था, जिसने इस सारी फौजी ऑपरेशन को लीड किया था। कैप्टन स्टॉकले आदिवासियों द्वारा तैयार की गई मोर्चा दीवार के ऊपर से मानगढ़ पठार पर एकत्रित भीड़ के स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। जायजा लेने के मकसद से वह थोड़ी दूरी पर स्थित एक शिलाखंड पर चढ़ा और उसने भीड़ का नजारा देखा। उसने 25-30 हजार की भीड़ का अनुमान किया। दूरबीन से उसने पूरे पहाड़ की स्थिति को देखा। मोर्चे को दोनों दीवारों को ढहा देने के बाद
समतल पठार पर सीधी टक्कर की संभावना थी। गोविंद गुरु के पक्ष में सुनाई दिए भीड़ के जयकारे से उसे आभास हो गया था कि एकत्रित आदिवासी गोविंद गुरु के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होंगे। कैप्टन स्टोकले तुरंत अपने दस्ते के बीच पहुंचा। उसने कुछ क्षण साथी कैप्टन पीटरसन से बात की और फौज को आदेश दिया, दीवार को ढहा दो। दीवार बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर बनाई गई थी। दीवार निस्संदेह मोटी थी, लेकिन पत्थरों का नंगा जमावड़ा ही तो था। इधर कुछ फौजियों ने पत्थर हटाना आरंभ किया। उधर के संभावित हमले को नाकाम करने के लिए दीवार के दाहिने व बाएं शिलाखंडों के आश्रय में मशीन गनों व राइफलों के साथ 2 फौजी टुकड़ियां तैनात करके कैप्टन स्टोकले ने आदिवासियों को चेतावनी दी। मैं आदेश देता हूं कि आप तितर बितर हो जाइए, अन्यथा गोलियों से भून दिए जाओगे। आदिवासियों की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया के इंतजार के बगैर कैप्टन स्टोकले ने फौजी दस्तों को आदेश दिया, फायर। तड़तड़ फायर, तड़ातड़ तड़ातड़ फायर, तड़तड़ 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 तड़तड़। गोविंद गुरु को कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह फौजें अचानक गोलियां चलाना आरंभ कर देंगी। गोलियों की आवाज सुनकर वे धोनी स्थल से उठे। धोनी जो हवन का एक लोक रूप है, जहां आग जलाकर जानते हैं आप। गोलियों की आवाज सुनकर वे धोनी स्थल से उठे और जिधर गोलियां चल रही थी उधर दौड़े। उनके साथ पूंजा, जो उनका लेफ्टिनेंट था, उनके साथ पूंजा व अन्य भगत भी थे। रक्षा दल के कुछ सदस्य उनकी सुरक्षा के लिए आसपास थे। पूंजा के कहने पर उन्होंने गोविंद गुरु को गोलियों की बौछारों में फंसने से रोका। गोविंद गुरु नहीं माने। तब उन्होंने जबरन गोविंद गुरु की घेराबंदी की। रक्षा दल के 2 सदस्यों के गोलियां लगी, वे वहीं गिर पड़े। पूंजा व रक्षा दल के शेष सदस्य गोविंद गुरु को उठाकर धोनी स्थल के पास उनकी झोपड़ी के ओट में सुरक्षित जगह पर ले आए। गोविंद गुरु को रक्षा दल के सदस्यों की सुरक्षा में छोड़कर पूंजा ने ऐलान किया कि जब लड़ाई छिड़ी गई है तो जवाबी हमला करो। गोविंद गुरु धोनी की ओर एकटक निगाह से देख रहे थे। उनके मन की था पाना कठिन था। अचानक उनके मुंह से स्वरचित गीत के बोल फूटे। मानगढ़ मारी धुनी है, मतलब मेरा स्थान है मानगढ़। मानगढ़ मारी धुनी है भुरेटिया, मतलब फिरंगी अंग्रेज। मानगढ़ मारी धुनी है भुरेटिया, नी मानू रे नी मानू रे। गोविंद गुरु ने धोनी की राख अपने ललाट पर लगाई। मानगढ़ पठार पर पैदा हुए अप्रत्याशित दृश्य को देखा। तुम्हारे बहुत से आदि मारे गए हैं, तुरंत भाग जाओ वरन सब के सब भून दिए जाओगे, स्टोकले ने बेल हेलर के माइक से धमकी दी। लोग भागते भी कहां? पश्चिम में उत्तर दिशा में तीखे ढलान थे। दक्षिण पश्चिम में कुंडा की गहरी घाटी थी। दक्षिण पूर्वी दिशा में फिरंगी व रियासती फौजें। इसी दिशा में तो आदिवासियों ने रणनीतिक मोर्चाबंदी की थी। वह प्रयास असफल रहा। बर्बर बधिकों के गिरोह ने घात लगाकर स्वच्छंद परिंदों के झुंड पर जैसे शिकार के लिए अचानक वार किया, वैसी ही यह फौजी कार्रवाई थी। आदिवासियों की भीड़ में भगदड़ मची हुई थी। कलजी भगत ने आवाज लगाई, भुरेटिया अंधाधुंध बंदूक चला रहे हैं, जो भाई जहां है वहीं छिपने की कोशिश करें। कुरिया, एक अन्य लेफ्टिनेंट है गोविंद गुरु का, कुरिया हताहतों के ढेर से होता हुआ कुंडा घाटी की तरफ दौड़ा। उसने एक युवक से धनुष बाण लेकर स्टोकले की ओर तीर चलाया। तीर एक फौजी के कंधे पर लगा। स्टोकले ने कुरिया की ओर निशाना साधकर गोली चलाने का आदेश अपने एक सिपाही को दिया। गोली चली। कुरिया के बाएं कंधे को छीलती निकल गई। कुरिया घाटी की ओर छिप गया। घायल कुरिया हाथ से धनुष पकड़े रहा। बौखलाया कुरिया भुरेटियों को गालियां दे रहा था। रक्षा दल की झोपड़ियों की ओट से कमली व उसकी सखियां गोफन से पत्थर के टुकड़े फेंक रही थी। हताहतों के ढेर में भगदड़ के माहौल में उसकी आंखें नंदू को तलाश रही थी। नंदू उसका प्रेमी था। कुछ दूरी पर पेड़ की ओट में तीर चलाता हुआ नंदू से दिखा। वह उसे ठीक तरह से देखने के लिए झोपड़ी की दीवार की ओट से बाहर निकली। इतने में ही फौजियों द्वारा तड़ातड़ चलाई जा रही गोलियों में से एक गोली कमली के पेट में लगी। वह चीखती हुई लुढ़क गई। कमली की चीख सुनकर नंदू उसकी तरफ दौड़ा।
वह भी गोलियों की बौछारों में फंस गया। उसकी कनपटी में गोली लगी, वह कमली तक पहुंचने से पूर्व ही गिर गया। लहूलुहान नंदू ने कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। कमली बेहोश पड़ी थी, खून की धार पेट से बह रही थी। अंतिम क्षणों में उसे तनिक होश आया, तब वह टूटे फूटे शब्दों में बड़बड़ाई, नंदू। अगहन मास की पूर्णिमा के दिन के पूर्वार्ध की टेकरी पर अगहन मास की पूर्णिमा के दिन के पूर्वार्ध की टेकरी पर सूरज बेमन से चढ़ रहा था। धूप सुस्ताई हुई लग रही थी। सुबह की हवा में जो ठंडक थी वह कम पड़ती जा रही थी। मानगढ़ के पठार पर रोज चढ़ने वाले मवेशी और जिनावर कहीं नहीं दिख रहे थे। नाना प्रकार के दरख्त व अन्य वनस्पतियां सदमे में थी। इर्द गिर्द पखेरुओं का कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान में बहुत ऊंचाई पर गिद्ध व चील उड़ते दिख रहे थे। भटकता हुआ एक नन्हा बादल सूरज के आड़े आया। कुछ देर उसकी छाया मानगढ़ के एक हिस्से पर पड़ी, वह आगे निकल गया। सूरज फिर पूर्ववत चमकने लगा। गोविंद गुरु के हृदय की धोनी में मंद हुई आंच फिर तेज हुई। दीपक की अखंड ज्योति की लौ पर गोविंद गुरु का ध्यान क्षण भर के लिए एकाग्र हुआ। हताहतों के ढेर और तड़पड़ाहट और क्रंदन और हाहाकार के दृश्य से हटकर गोविंद गुरु की नजरें आदिवासियों के उन योद्धा दलों पर गई जो धोनी की आग में तपे हुए तीरों की तरह फिरंगी फौज पर धावा बोल रहे थे। आदिवासी लड़ाकुओं के अग्र दल का नेतृत्व झाड़ कड़ाका थावरा कर रहा था। छापामार हमले करने में कौशल अर्जित करने वाला वह सूरमा आज पहली बार आमने सामने की लड़ाई में मोर्चा ताने बहादुरी के साथ भिड़ रहा था। भाष्य मेजर, हमारे कुछ आदमी हताहत हो गए हैं, मशीन गन का उपयोग करो। कैप्टन स्टोकले ने भर्राई हुई आवाज में मेजर बैली को कहा। पीपल के पत्ते की तरह कैप्टन स्टोकले का तन कांप रहा था। हाँ कैप्टन, ये तो बर्बर व जंगली कबीलाई जाति के लोग हैं, वन मानुस। इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। इनके सैकड़ों लोग मारे गए, फिर भी ये लड़ाई पर आमादा है। इनके प्रमुख नायकों को काबू में करना अनिवार्य है, अन्यथा ये किसी भी दशा में आक्रमण कर सकते हैं। मशीन गन, फायर फायर फायर। कैप्टन स्टोकले ने मेवाड़ भील कोर के सूबेदार लियाकत अली को नाम लेकर आदेश दिया। अब वो गिरफ्तार हो जाते। कुल 900 आदमी गिरफ्तार हुए थे गोविंद गुरु सहित। गिरफ्तार किए गए आदिवासी लड़ाकुओं को फौजी घेरे में कतार बनाकर नीचे आंबादरा की अस्थायी सैनिक छावनी की ओर ले जाने के लिए मानगढ़ से नीचे उतारा जा रहा था। पीछे मानगढ़ पर्वत पर यहाँ वहां पड़े हताहतों के ढेरों के बीच मानगढ़ धोनी के दीपाले में रखे हुए दीपक की बाती के बुझ जाने के बावजूद वह गर्म थी और रात भर जली धोनी की आग बुझी हुई थी, लेकिन राख के भीतर चिंगारियां दबी हुई थी। मानगढ़ पर हुए इस संग्राम के दौरान कुरिया कुंडा की घाटी की ओर शिलाखंड की आड़ में मोर्चा लेने की कोशिश में फिसल गया। उसके हाथ में धनुष बाण था। मानगढ़ पर्वत से कुंडा की घाटी के ऊपर उड़ते हुए सफेद गिद्ध पर उसने तीर चलाया। गिद्ध पंख फड़फड़ाता घाटी में गिर गया। बुलंद आवाज में कुरिया ने हलकारा दिया, धूमाल आक्रमण था। बुलंद आवाज में कुरिया ने हलकारा दिया, धूमाल। कुंडा की घाटी में प्रतिध्वनि गूंजी, धूमाल धूमाल। कुरिया का ऐलान सुनकर गोविंद गुरु को लगा जैसे उनके मन के भीतर प्रवाहित आशा की नदी में अचानक उफान आया हो। उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए जाते, हाथ पीछे बंधे हुए थे। पीछे बंधे हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां अपने आप भिजती गई। आशीर्वाद की मुद्रा में वे अपना दाहिना हाथ हवा में उठाना चाहते थे, लेकिन वे विवश थे। उन्होंने अपना सिर ऊंचा किया। जिधर से कुरिया के हलकारे की आवाज आई, गर्दन मोड़कर उधर देखा। उनके होठों पर कंपन हुआ, जैसे वे कह रहे हो, रे कुरिया भाई, हम एक माँ के पेट के जाए तो नहीं, पर धोनी माता की गोद में पलकर हम एक से भगत बने हैं। मुझ जैसे साधु की साधना का पुण्य प्रताप तेरे साथ है। अब तू ही मेरी दाहिनी भुजा है। तू लड़ते रहना मेरे बांका भगत।
धर्म के कुरुक्षेत्र में देर सवेर भोलेनाथ हमें जरूर जिताएगा। मानगढ़ पर्वत पर यहाँ वहां उगी हुई नाग फणियों के हजारों हाथ हवा में हिलते प्रतीत हुए। विभिन्न पालों के जो आदिवासी जत्थे मानगढ़ के नीचे की पहाड़ियों पर एकत्रित थे। कुरिया उधर चला गया। थैंक यू। धन्यवाद हरिराम मीणा जी। अब हम ये इस सत्र को 6:30 तक समाप्त करेंगे, लेकिन हमारे पास उसके 20-25 मिनट रहेगा, जिसमें हम लेखकों के साथ बातचीत या परिसंवाद की पहल शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे जो 2 अतिथि मतलब परिसंवाद के हैं, डॉक्टर संजीव, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे अध्यक्ष रामदास जी को थोड़ा मोनिटर देकर यूनिवर्सिटी का स्वागत करें। तो पहले डॉक्टर पांडे जी का स्वागत। मैं गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि उनके ठीक पीछे बलवंत कौर जी बैठी हैं, चाहे तो आगे आ जाए। तो गोविंद जी उनका भी स्वागत करें, डॉक्टर बलवंत कौर जी का। मित्रों, यह सत्र आपके लिए 6 बजने में 5 मिनट कम है। हमारे 6 कथाकारों ने अपनी रचनाओं के अंश का पाठ किया। पंकज बिष्ट ने कथा सुनाई थी, प्रेम कुमार मणि, सुजन विश्वनाथन की कहानी का पाठ हुआ, सूर्यनाथ सिंह जी ने पढ़ा, राकेश तिवारी और हरिराम मीणा ने। तो ये 6 कथाकार आपके सामने हैं, और ये बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब जिन लेखकों को लेकर के हम लगातार बहस करते हैं, और ये वैसे लेखक हैं जो वाकई अपने समय के सच के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं। और हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि 1990 के बाद का जो समय है बिल्कुल अलग तरह का समय है। यहाँ से सारी चीजें बदलती गई है धीरे धीरे। आपके सामाजिक संरचनाएं बदली, राजनीतिक संरचनाएं बदली, आर्थिक जो संरचना थी उसमें भी तब्दीलियां आई। और ये लेखक कहीं ना कहीं अपने समय के इन सवालों के साथ लगातार जूझ रहे हैं, और जिसकी तरफ बार बार हमारे कथाकार संजीव जी बैठे हुए या रविभूषण जी बैठे हुए बार बार इस सवाल को उठाते रहे हैं। और वाकई इस समय की जो सबसे खास बात है कि जो इस समय को पुराने समय से अलग करती है, पुराने समय से अलग करती है, तो यहाँ जो उत्पीड़ित समाज का जो संघर्ष है वह एक अलग तरह से दिखाई पड़ता है। और यह संघर्ष वही नहीं है जो 1947 के पहले था। 47 के पहले संघर्ष कुछ और था। हमारे जो ये नए लेखक हमारे बीच बैठे हुए हैं, संजीव जी भी हैं, पंकज बिष्ट हैं, हरिराम मीणा जी हैं, या सूर्यनाथ सिंह जी हैं, राकेश तिवारी हैं और सुजन विश्वनाथन हैं। ये सारे के सारे लेखक इस समय जो सच्चाई है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि जटिल यथार्थ का समय है, जहाँ पर चीजें आपस में इतनी उलझी हुई है कि जिसको समझना और खोलना किसी आलोचक के वश की बात नहीं है। आलोचक उसको समझने की कोशिश करता है, कई बार पाठक भी उसको महसूस करता है। तो हमारी कोशिश थी कि इस आयोजन के जरिए हम अपने शोध छात्र हमारे बीच बैठे हुए हैं, और हम चाहते थे कि कुछ एमिनेंट मतलब हमारे क्रिटिक्स भी बैठे और लेखक के साथ एक थोड़ी बातचीत करें और उन समय को एक दूसरे के सहारे मिल बांट कर समझने की कोशिश करें। तो 20 से 25 मिनट ये सत्र खुला हुआ है। लेखक आपके सामने हैं और पाठक भी सामने हैं, श्रोता भी सामने हैं, हमारे आलोचक भी हैं। बलवंत जी कह रही थी कि हमें कुछ भाषण देना है, या संजीव ने कहा नहीं भाषण नहीं देना, आपको पहल करना जहाँ लगे जरूर हस्तक्षेप करिए और बातचीत को आगे बढ़ाने में या कुछ लगता है कि हाँ लेखक के सामने कुछ सवाल जिस पर रखा जा सकता है। सुजन विश्वनाथन जी मतलब दक्षिण भारत की हैं, और उनके पूरे लेखन में वहाँ का समाज, वहाँ की जो सभ्यताओं का जो संघर्ष है आपको देखने को मिला होगा। छोटी कहानी, लेकिन उसके जरिए उन्होंने उस समय को भी पकड़ने की कोशिश की है। तो लेखक कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के जरिए अपने समय के सच को पकड़ने की कोशिश करता है, और हम जाहिर है कि उन चीजों को समझना चाहते थे। तो सत्र खुला है, 20 मिनट के लिए हम खोल रहे हैं, आप लोग बातचीत करें। सर, मेरा एक सवाल है सुजनाथ सिंह से, उनकी कहानी को लेकर के। सर, ये सही है कि उत्पीड़ित समाज के प्रति हमारी सहानुभूति है, उसके संघर्ष को हम दिखाते हैं, लेकिन
जीवन की तरह बाजार का और उद्योग का भी कुछ अपना शाश्वत मूल्य है, और आपकी कहानी अप्रत्यक्ष रूप से उन शाश्वत मूल्यों के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात, और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के बेहतर साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ती है। इस पर आपकी क्या सम्मति है? दूसरा सवाल ये है कि बेरोजगारी के जो कारण हैं उसका भी सतही और एकांगी निरूपण है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, तो इस पर ही बताइए। इतनी सारी बातें जो आप जोड़ के देख रहे हैं, वो इतना सारी चीजें उसमें कहानी में समेटने का मैंने प्रयास भी नहीं किया। इसमें कुछ चीजें प्रतीकात्मक है कि एक मशीन आती है और किस तरह से उसमें ये समस्या मेरे सामने नहीं थी कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और क्या वजह है, इसको दिखाना मेरा मकसद उसमें नहीं है। छोटी सी बात है, एक मशीन आती है और किस तरह से लोगों को फेंकना शुरू कर देती है, कैसे लोग अप्रासंगिक हो जाते हैं, ये कहानी। और उसमें क्या था कि प्रतीकात्मक रूप से गांव में जिस तरह से लोग कहते हैं, गांव का आदमी कहानी कह रहा है, उसमें आप देखें कि भाषा जो है बहुत शास्त्रीय नहीं है। वो स को स बोलता है, ट्रेनिंग को ट्रेनी बोलता है, इस तरह की चीजें। तो एक गांव का आदमी किस तरह से मशीन को देख रहा है, तो इसमें गांव में जो समस्याएं आई हैं वो है। मैंने बेरोजगारी को परिभाषित करने की कोशिश नहीं की, क्यों बढ़ रही है या क्या कहें औद्योगिकरण से क्या चीजें हो रही है, इतना व्यापक चीजें मैंने नहीं उसमें उठाई है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप में आप देखें तो ये है कि उत्पादन किस सीमा तक होना चाहिए, एक सीमा के बाद उत्पादन से नुकसान ही होता है, कहीं फायदा हुआ नहीं। तो ये सारी बातें हैं। जी कुछ कहना चाहें तो? नहीं, इस पर ज्यादा इस सवाल पर कुछ खास तो कहने का इरादा नहीं है। आपकी भी एक बात से असहमत हूँ और कहानीकार की भी एक बात से असहमत हूँ। कहानीकार की जिस बात से असहमत हूँ वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहना चाहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है आपने कहना चाहा है कि नहीं कहना चाहा है, हम जैसे पढ़ेंगे उस पर सवाल करेंगे, ये तो है ही। लेकिन आपकी किस बात से मैं असहमत हूँ? मुझे लगता है कि जब हम प्रतीकों को खोलना शुरू करते हैं या मेटाफर को खोलते हैं तो उसकी दोनों तरह की पद्धतियां हो सकती हैं, है ना। हम बहुत सरल तरीके से खोलेंगे तो हम कहानीकार पर आरोप लगा सकते हैं कि आपने एक तरफा ढंग से दिखाना चाहा है। हम शायद उसको जटिल तरीके से खोलने का भी एक रास्ता अपना सकते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि क्यों ना मैं सूर्यनाथ जी की सुनाई हुई कहानी में ये पढ़ूं कि मशीन बेरोजगार तो कर रही है, लेकिन मशीन के साथ एक सपना भी जुड़ा हुआ है कि वो हमें अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में लगने का बहुत खुला समय मुहैया कराएगी, जो कि मार्क्स का सपना है। जो वो कहता है कि आप प्रोडक्टिविटी को इस तरह से बढ़ाएंगे कि उसके बाद रात दिन जानवर की तरह जुटे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह मछली मारेंगे, दोपहर में कविता लिखेंगे, शाम को अपना खाना खुद बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं क्यों नहीं इस सपने को भी इस कहानी में देखूं? दिक्कत कहां है? दिक्कत सिर्फ यहां है कि वो सपना जो मशीन पूरा कर सकती है और जिस मशीन को दरअसल लोगों की जरूरत नहीं है उत्पादन करने के लिए, वो मशीन अभी व्यक्तिगत हाथों में है और इसीलिए उससे आने वाला सरप्लस एप्रोप्रिएट होता है व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा एप्रोप्रिएट होता है। समस्या वहां है। नहीं तो वही मशीन मनुष्य के इस श्रम से मुक्ति का या श्रम में आनंद लेने का साधन बन जाएगी कल को। तो मेरा ख्याल है कि हम उस मेटाफर को खोलते हुए ये जटिल रास्ता भी अपना सकते हैं। इसलिए ये हमारी सीमा है कि हम उसको उस रूप में पढ़ रहे हैं जिस रूप में आपने कहा। क्या हम इस मशीन को इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो मणि जी की कहानी का हिमालय का पेड़ है वो एक ट्रेन मशीन द्वारा कटना उसकी नियति है? वो आरी मशीन से कटती है ना। हाँ, मणि जी को बोले। हाँ, मणि जी इस पर प्रकाश डालेंगे। आपका क्या है? मतलब वो कोई भी ट्रेन मशीन हो, चाहे वो ठठरिया की मशीन हो या कोई भी इस तरह की मशीनें जो होती हैं, तो वो जो पेड़ है उसकी नियति हो गई है इस तरह की मशीनों से कटना। ये तो आपकी समझदारी है। नहीं, मैं तो और नहीं ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक लेखक लिखता है तो उसके सामने उसका अपना एक मिजाज होता है और जो पाठक जब पढ़ता है तो उसका अपना मिजाज होता है और वह अपने तरीके से उसका अर्थ ले सकता है। इसलिए वो अर्थ बहुत लेखक जिन अर्थों से जुड़ करके लिखता है या लिखने की कोशिश उसने की है, कोई जरूरी नहीं है पाठक वैसे ही समझे। वो पाठक बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन वो उसमें देखिए कहानी
हो या कविता हो बहुत सोच करके और बहुत सौंदर्य बना करके लिखी जाए कि हमको यह कह देना है नारे की तरह, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होता है। लेखक के मन में एक बात होती वह है कि एक हिंदी के नाम पर एक दुनिया है जो ढह रही है और अस्पताल बनने के नया बनने जा रहा है जो कि बंद उछलावे की तरह है। और सबसे बड़ी चीज है कि वह उस छलावे की उसके लिए लोग चुप लगा जाते हैं और अब तो प्रतिरोधक शक्ति समाज में लगातार घटती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस समाज में प्रतिरोधक शक्ति कमती जाती है तो ऐसे भी जीव विज्ञान बताता है कि प्रतिरोधक शक्ति का घटना या खत्म होना तो बहुत एड्स की निशानी है, मृत्यु को प्राप्त करना है। तो इस समाज में प्रतिरोधक शक्ति घटती जा रही है और मेरा इशारा वही था, पाठक स्वतंत्र है कि कैसे किस रूप में उसको लेता है। लेकिन मेरे सामने जब कहानी जब मैं लिख रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसे ही सवाल थे जिन सवालों से जुड़ करके मैंने कहानी लिखी। सर एक प्रश्न मेरा है कि सर उसमें जो उल्लू आप लोग बोलते हो उल्लू, तो उल्लू किसका प्रतीक आपने बनाया? वो तो आपने किस रूप में उसे समझा? वह हमारे समाज में है वह तो हम कहीं न कहीं यह समझ रहे उल्लू का मतलब उल्लू है और उसमें बेवकूफ भी है। वह दो लोग एक बेवकूफ आदमी जिसे पूरा गांव बेवकूफ समझता है अपनी बेवकूफी में ही वह संघर्ष कर रहा है। और जब मुझे याद है कि जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो एक संपादकीय आया था पंकज बिष्ट जी को याद होगा, वो दिनमान का उन्होंने रघुवीर सहाय जी ने लिखा था कि देश की अनपढ़ जनता ने इसे आजाद कराया। और मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी मुझे जो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं और नासमझ कहते हैं उनकी बुद्धि उनके विवेक पर मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इन अनपढ़ लोगों ने जिन लोगों ने मसीह कागज नहीं छुआ उन लोगों ने भक्ति काल के दौर में वह इतना बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन चलाया था। और आज भी मुझे उन्हीं लोगों पर कुछ भरोसा है क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं। तो यह बस मेरा इशारा बस उस ओर था। वह उसमें वो जो उल्लू हो या फिर वो एक आदमी है जो 15वें दिन मर जाते हैं पेड़ के कटने के, वो ऐसे ही लोग हैं जो संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। सर मेरा जिज्ञासा है एक राकेश तिवारी सर से कि आपकी कहानियों में कुछ प्रदेशों का नाम आया, जैसे उत्तर प्रदेश आपने लिखा है, दिल्ली लिखा है और गोवा लिखा है, फिर आसपास के इलाके लिखते हैं, जबकि अगर बलात्कार की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा में आए दिन और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो ये क्या मतलब इस तरह का जिक्र कैसे आपके मन में आया? और नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा छूट गया है, वो तो हाँ नहीं वो गलत सोचता है। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हरियाणा भी आता ही है, तो वो बहुत है। आसपास का इलाका मतलब एनसीआर में ही जो सब हो रहा है थोड़ा सा वो सब चीजें। हेलो, मेरा प्रश्न है सूर्यनाथ सर से। जोड़ लीजिए। हाँ, सूर्यनाथ सर से प्रश्न है कि आपकी कहानी बहुत ही हम लोगों ने ध्यान से सुना और उसमें मशीन के लिए विशेषण के रूप में बार बार ससुरी ससुरी आ रहा था। क्या बिना ससुरी का काम नहीं चल सकता था? स्वाभाविकता लाने के लिए 2 बार 3 बार आ नहीं चल सकता था, क्योंकि हमारे गांव के लोग जो हैं वो ये तो तकिया कलाम है, इसको अपने बेटे को भी प्यार से बुलाना होता है तो ये जरूर बोलते हैं ससुरा क्या कर रहा है। ससुरा बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, और ये उसको गाली के तौर पर नहीं बोलते हैं, बड़े प्यार में। वो काशीनाथ सिंह ने भी एक जगह लिखा कि हमारे पिता को जब ये प्यार सूझता था तो वो एक थप्पड़ लगाते थे और गाली देते। तो हमारे इलाके भोजपुरी इलाके का रहने वाला हूँ, वहाँ ये ससुरी जो है गाली नहीं है, ये तकिया कलाम की तरफ है भी तो हमारी भाषा का एक आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। हमारे यहाँ एक चीज मैं बता देता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ये सही है कि हमारा समय जटिल यथार्थ का समय है, लेकिन सर उसके नाम पर या उसकी अभिव्यक्ति के नाम पर कहानी के कहानीपन की हत्या कितनी उचित है, जबकि एक कहानीकार के सामने तमाम सरोकारों के रहते हुए भी अपनी कहानी को पढ़वा ले जाने की चुनौती होती है। किस संजीव से आप? सर मैंने कहानीकार संजीव से। तो भी कहानीकार, मैं भी दावेदार हूँ। आप तो आलोचक के सामने कहाँ से? आप आलोचक हैं।
कहानी कथा दे सुनाइए कि आई नहीं। मैं तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये कहानी लिखी आपको डर नहीं लगा? हमें तो बहुत डर लगा सुनते हैं और रोज हम अखबार पढ़ते हैं, यही लगता है, तो आपको लिखने में डर नहीं लगा? निश्चित तौर पर लगा, और डर बहुत लंबे समय से डर रहा था, इसीलिए अपने डर को निकालने के लिए कहानी लिखी है। ये डर ही था वो अंदर। और हम तो रोज खबरों की दुनिया में रहते हैं, तो हर रोज ऐसी चीजों से हमारा मतलब हम आपसे ज्यादा शायद उन आम लोगों से जो खबरों में नहीं रहते उनसे ज्यादा हमको इस तरह की खबरें मिलती हैं कि आज यहाँ ये हो गया। बहुत सारी तो दब जाती हैं, वो चलती नहीं पाती, छोटी छोटी घटनाएं, क्योंकि निर्भया या ये मामले कुछ हो गए, रोजमर्रा की बात है। और इससे पहले भी बहुत ज्यादा होते रहे और शायद आगे भी रुकेंगे कि नहीं, जैसी हालत है तो कानून भी बन जाने के बाद तो हमें तो डर लगता ही है, लेकिन उससे लड़ना भी आगे। आप पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मुझसे एक सवाल है, दोनों कहानीकार तो उनके मार्फत भी मैं कुछ कह रहा हूँ, और अगर कुछ छूट जाएगा तो संजीव जी कहेंगे। मामला ये है कि एक संपादक, एक कहानीकार, एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक पारिवारिक आदमी, सबको मिला जुला के कह रहा हूँ। कहानियों का कुछ ऐसा है कि स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है, विविध है कि वर्ण वर्ण की कहानियां, विविध कहानियां, किस्म किस्म की कहानियां आपको मिलेंगी। सरोकार से भरी हुई कहानियां और सरोकार विहीन कहानियां, एब्स्ट्रैक्ट कहानियां और तरह तरह के और जो एब्स्ट्रैक्ट कहानियां। तो अपनी अभिव्यक्ति के प्रकाश के लिए हम अपना जो माध्यम चुनते हैं और जो जिस तरह से अभिव्यक्त करते हैं वो हमारी अपने, वो चुनाव हमारा अपना होता है। पाठक उसको अपने ढंग से लेते हैं, कभी समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते। अगर हम कहानी को समझा नहीं पाते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो बौद्धिक स्तर और लेवल, मेंटल लेवल जो ये है, क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ, वो फिर डिफरेंट होती है, या फिर कहानीकार की अक्षमता होती है, या फिर पाठक की अक्षमता है। तो जो सरोकार विहीन लोग हैं, खासकर मुझसे अगर सवाल करेंगे तो मैं तो उनको क्या कहूँ, उनको क्षमा कर दिया जाए या नहीं क्षमा कर दिया जाए, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ उनको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। और वो क्यों लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? क्या सिर्फ भीतर की जो ये है वो भड़ास निकालने के लिए लिखते हैं, या हम तो समझते हैं गति का, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, गति का पहला सिद्धांत जो न्यूटन का है कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर किसी पॉइंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, कोई फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर पाती, तो हम समझते हैं काम नहीं हुआ। तो अगर हमने समाज को जरा सा भी हिला नहीं पाए, हम डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो हम क्यों परिश्रम कर रहे हैं? ये स्वांतः सुखा क्या होता है? ये अगर समाज से हम जुड़े हुए हैं तो समाज से अलग हो कैसे सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? ये तो मुझ सरोकार में जो अपनी पसंद की बात मैंने की कि सरोकार विहीन कहानियां मेरी समझ में एक व्यर्थ का प्रयास है, वो आत्म प्रकाश मात्र है। आप बाकी चीज जो संजीव बताएंगे। नहीं, अब असल में झगड़ा झंझट ये हो गया है कि दो बातें एक साथ हो गई मेरे लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं सूर्यनाथ जी की कहानी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी। उसका कारण सीधा यह है कि आप, जैसा संजीव जी ने इस बात को बेहतर समझाया कि आप उसको दूसरी जटिलता से देखिए, लेकिन मामला उतना भी नहीं है कि कोई एक चुनौती की तरह आपको उसको लेना है। प्रतीकों की विशेषता ये होती है कि वो बड़ी बात को एक छोटे तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो हमारे जीवन में मशीनों का अतिरेक है, ये उसके खिलाफ है, इसके खिलाफ नहीं है कि आप मशीनों की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मशीनों का लगभग अतिरेक हो चुका है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात, चूंकि की मैंने वो लिखी हुई है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि लंदन इकोनॉमिस्ट ने, यहाँ अगर इकोनॉमिस्ट का वो तो जो बड़ी जानी मानी अर्थशास्त्र की पत्रिका है, अब एक भारत के बारे में जो अपना विशेषांक निकाला था कुछ 4-5 साल पहले,
उसमें उसने ये कहा कि आज स्थिति यह है कि बजाज, मतलब उदाहरण स्वरूप जो कंपनी है स्कूटर बनाने वाली, वो 10 साल पहले वो 60,000 स्कूटर बनाती थी और उसमें उसमें फिगर थी कि वो 40-50,000 लोग काम करते थे। अब उसने कहा कि ये आज स्थिति यह है कि स्कूटर वो 1.5 लाख बन रहे हैं और पिछले 10 साल से उसने एक भी मजदूर नया नहीं रखा, वो मजदूर घटा दिए गए। और ये स्थिति सिर्फ उसकी नहीं है, ये टाटास के साथ है। यह तो पूरा का पूरा जो ढांचा हो चुका है वो ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है, हाई जो क्लास जो हाई इंटेंसिव जो सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं वो आदमी को रिप्लेस कर रही हैं। ये इसलिए ये बात अपने आप में समझने की है। हाँ, दूसरी बात जो संजीव जी जो आपने किसी ने वो बोली थी उसके बारे में भी मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो। वो ये है कि देखिए ऐसा है कि एक तो समाज में अलग अलग स्तर होते हैं, कई लेखक, और जिस तरह से समाज के स्तर है उस तरह लेखकों के भी स्तर हैं। हर लेखक स्तर का लेखक अपनी अपनी तरह से अपने समाज को देखने, समझने और अपनी बात कहने की कोशिश करता है। आदमी लगातार प्रगति करता है, समाज प्रगति करता है, उसके एस्थेटिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, उसका बेहतर होती है, रिफाइंड होती है, बेहतर बनती जाती है। हर रोज ये होता है। आप अगर बार बार इसका आग्रह करेंगे, जो दुराग्रह लगभग होगा, या सिंप्लीफाई करेंगे, आप चीजों को सरलीकृत करके कहेंगे कि साहब जो चीजें बहुत ये सीधे सीधे उसको पहुंचना चाहिए, इसमें तो आपने ये कह दिया, इससे तो नहीं पता लगा, ये तो बड़ा जटिल है सर। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होगा। होता यह है कि अगर आप लगातार ये आग्रह करेंगे कि चीजें सिंपल हो, तो वो चीजें लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया जो करता है उसका कहना यह है कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि जो सबसे निचला स्तर है अंदर समझ का, हम उसको पैर जाना चाहते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन का यही तरीका है, मास अप्रोच का भी यही तरीका है, वो सबसे ज्यादा नीचे के आदमी को जाता है। तो इस बाजार का तर्क ये है, तो इसलिए दोनों उसके खतरे भी हैं। ये ठीक है, हाँ, जो भी लेखक है, अगर हम जैसे कि मैंने कहा, ये तो बिल्कुल सब सही है कि हर लेखक को अगर वो नहीं लिखता, समाज के लिए लिखता, तो फिर किसके लिए लिखता है? अगर उसका कोई मूल्य नहीं है, अगर उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्यों करता है? अंततः हम समाज में रहते हैं, उससे हमने सीखा है, उसी के हम प्रोडक्ट हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और आपके सामने हूँ तो इसलिए हूँ कि मैं यहाँ भारतीय हिंदी समाज में पैदा हुआ हूँ, एक पर्टिकुलर समाज में, उसके मैं प्रोडक्ट हूँ और वही मूल्य मैं अपनाया करूँ। इसलिए मैंने अपने समाज के लिए क्या किया, शायद ये बार बार मेरे लिए सवाल होना चाहिए। ये है, हम उसको अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, मैं इस खतरे की ओर विशेषकर साहित्य के छात्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो ये आग्रह हर तरह से करें ना बार बार कि चीजें सिंपली, मतलब सीधे वो क्यों नहीं कही जा रही हैं, वो समाज में इससे इतने संकट है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने शुरुआत के वक्तव्य में भी इसलिए कहा था कि संकट सिर्फ सामाजिक या आर्थिक ही नहीं है जो नजर आ रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे सोचने, उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने, हमारे संबंधों में पड़ रहा है। वो भी तो इसी समाज की समस्या है। तो वो कहने की कोशिश अलग अलग तरीके से की जाती है। थैंक यू। हरिराम जी, आप भी कुछ टिप्पणी करेंगे? मैं तो टिप्पणी एक्चुअली क्या था, सुराज सिंह जो कहना चाह रहा था कि वो तो बच्चे को ससुरा कह दिया, अब समझ गए? भाभी आप कुछ कहेंगे ई लगा के? मेरा प्रश्न सुजन विश्वनाथन मैम से है। इधर मैम, आपकी कहानी में एक बात है रवि, और वो जब जेल जाता है तो सोचता है कि वो फ्री हो गया, सारी जो सामाजिक दायित्व चलता है, चिट फंड है और पार्टी वगैरह, उसमें एक वाक्य आपने लिखा है, वो वाक्य ट्रांसलेशन के कारण या तो कुछ और प्रॉब्लम रही हो, लेकिन जो सुनने में आया वो अपनी बेटी की शादी की चिंता से भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसी एक कहानी प्रेमचंद की है, और वो कहानी उसकी रात जिसमें मुन्नी और हल्कू है। हल्कू का खेत जब नील गाय चढ़ जाती है तो उसके बाद कहता है कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम कुछ और करेंगे, ये झंझट से मुक्त हुए। लेकिन बेटी वाला जो संदर्भ है, उसकी रात कहानी प्रेमचंद जी वही कहानी है, हाँ उसी में मैं बोल रहा हूँ जी। तो बेटी वाली जो बात है वो और चीज तो मुझे समझ में आती है कहानी में,
लेकिन वो प्रसंग थोड़ा अलग है, क्योंकि बेटी की शादी की जिम्मेदारी एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जिसे एक पिता चाहते हुए भी नहीं मुक्त हो सकता है, वो तो सारथी रहती है। इसके संदर्भ में आप बताएं। मैं भी अपना एक सवाल जोड़ दूं, फिर आप दोनों को मिला के बोलिएगा। आपकी कहानी सुनते हुए जो मुझे खास बात लग रही थी, और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ वो सवाल करने, कि इस तरह की कहानी आज की तारीख में हिंदी में नहीं मिलती। किस तरह की, मतलब जिसमें स्टेटमेंट्स बहुत सीधे सीधे हैं और जिसमें नैरेटर का हस्तक्षेप नहीं होता, वो बार बार कोई एक विचार लेकर के इंटरवेन नहीं करता है घटनाक्रम में, बल्कि घटनाक्रम एक तरह के ड्रामेटिक वेंट्रोलोकिज्म के साथ उसके सामने है और वो नैरेटर अनुपस्थित लगता नहीं है कि वो लगातार साथ साथ में है। हिंदी में आज की तारीख में मैं लगभग ऐसी कहानी की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें नैरेटर कहीं ना कहीं एक विचार अपनी ओर से और बहुत स्पष्ट तौर पर देता हुआ न दिखे। तो एक तो मुझे इस चीज से ईर्ष्या होती है कि ये कैसे संभव हो पाया है, और वो तब जबकि आप समाजशास्त्र के अनुशासन से जुड़ी हुई हैं और इस लिहाज से कम मेरे जैसे कुविचारक व्यक्ति के लिए एक अच्छी विचारक हैं तो वो खुद इस चीज से परहेज कर पा रहा है। मैं थोड़ा इस तकनीक के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, रवि तो शराबी है, तो उसके लिए कुछ भारी कुछ नहीं लगेगा, तो उससे आप सेटिस्फाइड होंगे मेरे ख्याल में। शराबी इतना बदनाम न कीजिए। वही तो परेशानी हो रही है कि शराबी सब हो गए हैं। केरल में आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए आते हैं from taxation. So the entire opium war is being waged again. It's very clear. So all over the country, alcohol is now the space by which the destruction of society is happening at a very rapid rate. And all of morality is in fact problematized by this. तो आपके साथ हमने पढ़ाया हिंदू कॉलेज में, तो आप नए आए थे, मैं 13 साल वहाँ पे थी, तो आपको पता है कि समाजशास्त्र में ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल साइंस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये जेंडर बायस नैरेटिव जो होता है, और फेमिनिस्ट में बहुत होता है कि अपनी भाषा में बोलो या दलितों की भाषा में बोलो, ये डिबेट तो बहुत अच्छी तरह खास तरह बोला गया है और यहाँ पे भी 2 दिन से ये बताया गया है। लेकिन मैं समझती हूँ जो लेखक है वो लिखेंगे जो उनकी तरफ से, और उनकी बोली जो है वो उनकी ही होगी, और पत्रकार जो कहे या माने, लेखक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लिखेंगे जो वो चाहते हैं। मैं एक अभी आज जितने हमारे रचनाकार बंधुओं ने रचना पाठ की, उनसे एक छोटा सा अब लेखक होने के नाते भी एक सवाल है कि वर्णन को किस हद तक हम खींचें। एक तो ये एक समय सापेक्ष मामला भी है। कुछ कहानियाँ बहुत पहले की हैं, कुछ कहानियाँ अभी लिखी गई हैं, हमारे प्रिय कथाकार इसमें हैं, सब शामिल। अभी इतना वक्त नहीं है आदमी के पास कि हम वर्णन को खींचते चले जाएं। खासकर यूलिसिस वगैरह जैसे जो मोटे मोटे उपन्यास हैं या जो लिखे जाएंगे वो नहीं पढ़े जा रहे हैं। दौड़ जैसे उपन्यास जो छोटे छोटे उपन्यास हैं उनकी पढ़ने की अभी ये हो रही है, क्योंकि समय ही नहीं है। तो इसको कैसे एडजस्ट आप लोग करेंगे या करना चाहते हैं, या कैसे करना चाहिए? करनी होगी। आपका जवाब आपस में दे देंगे, बच्चों को पूछने देंगे। हमारा समय लगभग अब समाप्त हो रहा है। एक आखिरी सवाल वहाँ सामने से आ रहा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, जो सबसे पहले आज क्षेत्र में बोली थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा मैम का, लेकिन उनका ये कहना था कि आज के जो 5-10 साल पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही है वो जादू पर रखता है, उसमें हृदय का प्रयोग कम, मानवता का प्रयोग कम हो रहा है और बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब इस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही है तो क्या ये हमारे जो देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, स्त्री समस्या, दलित समस्या, तो इन समस्याओं को समाप्त करने में ये जादू पर जो कहानियाँ वो कितनी अपनी भूमिका समाज पे निभा पाएगी और देशवासियों के दिल दिमाग पे क्या अपनी अमिट छाप छोड़ पाएगी? तो ये मैं उनसे जानना चाहती हूँ कहाँ तक ये सफल हो पाए।
रोहिणी जी तो चली गई। इस पर हमारी बातचीत होती रहेगी। हाँ, एक आखिरी सवाल। हाँ, मेरा प्रश्न हरिराम मीना जी से है, क्योंकि मैं स्वाधीनता मूवमेंट में काम कर रही हूँ। वो उन्होंने जो मारवाड़ का नाम लिया था, मानगढ़, हाँ, वो राजस्थान में है। तो क्या उन्होंने आर्काइवल सोर्सेज वहाँ उनका दर्ज है? और दूसरा कि उन्होंने भाषा के माध्यम से इतिहास बनाने का जो अभी दौर चला है, इतिहास में हस्तक्षेप हुआ है, तो वो जो कविता सुनाए थे उनका क्या थोड़ा सा अर्थ है, उससे क्या मैसेज आता है, ये जानना चाहती हूँ। मैम, कविता का तो एक नी मानू रे घुरेटिया की है रे ब्रिटिश, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट यू एंड यूर राज। अल्टीमेटली मैं राज करूंगा, मेरा देसी समाज राज करेगा दिल्ली की गद्दी तक। ये तो वो लोकगीत है जो गोविंद गुरु का रचित है। जहाँ तक आपने कहा नेशनल आर्काइव्स में करीब 400 पेजेस अवेलेबल है जो हम ले आए हैं। उसके कुछ संदर्भ पहले मिले थे, क्योंकि ये लिखा था 2008 में। बट दिक्कत वो है कि कितना मरा वो अकाउंट नहीं है। बट आप देखिएगा 700 फौजी हथियारबंद एक फौजी पे 210 की मात्रा में कारतूस। तो आप 700 इंटू 210 करो, सीधा बंदूकों से जो फायर किए 1। नंबर 2 मशीन गन। तो इतना असला लेके, ये तो ब्रिटिश छावनियों की फौज है। 700 ही थी देसी 6 रियासतों की। मेवाड़ था, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़, दाहोद, विजयनगर, गुजरात की भी शामिल था। तो ये जो 1400 फौजियों को 200 की तादाद में पर हेड जो कार्टिज दिया गया, वो किस लिए? 1। नंबर 2, कमिश्नर रैंक के मिस्टर बोरो ने 15 दिन पहले से रूट प्लान बनाया, और वो सब कुछ है उसमें, अपने जो नेशनल आर्काइव्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें। बट जब डेथ टोल का सवाल आता है, यही सवाल उठा, सबसे उठ भी रहा है अभी। बट हमने बिकॉज 100 साल हुआ है, 4 पीढ़ी गुजरा है, और 4 पीढ़ी में स्मृतियों में रहता है बात। हमने कलेक्टर और एसपी से मिलकर के सिपाही और जो पटवारी जो नीचे ग्राउंड लेवल का कर्मचारी होता है, उनकी मदद से अभी तक 262 जो उनका मरा, परदादा, परनाना, वटएवर, उनको नामजद कर लिया। हमारी मुहिम जारी है। कितना, मेरा अंदाज ये था 600-700 मौके पर मारे गए, और उतने ही बाद में सेप्टिक हो गए इलाज के अभाव में मारे गए। दिस इज द सोर्स 1। नंबर 2, बड़ौदा, खेरवाड़ा, सूरत, उनकी छावनियों में जो एक परमानेंट ऑर्डर बुक मेंटेन किया जाता था हर छावनी में, हर रेजिमेंट में। तो इतना असला गया, हथियार दिए, इशू किया, जमा कितना हुआ? तो जो जमा हुआ ना, वो जमा होता है करीब 60%। तो वेयर दैट 40% वाज यूज्ड और मिसयूज्ड, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये अभी ये सोर्सेज है। बिकॉज जब हम गए, बात ऊपर तक पहुंचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, उन्होंने कहा था कि हम कैसे माने, सबूत क्या है? मैंने कहा तुम्हारे साथ दिक्कत यही, तुम सबूत मानते हो जो डॉक्यूमेंटेड है, उसको जो कहीं लिखा हुआ है। जो लोक में कहावत है वो बता रहा है मेरा नाना मरा, मेरा परदादा मरा, वो सबूत नहीं, उसका बयान इकट्ठा कर लीजिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो उसका। और एक मैं जानता हूँ, एक नाथुराम जी, उनके नाना की डेथ हुई, और उनके पास में एक साफा जो ब्लड स्टेन्ड साफा था, गोली के निशान थे। मैं खुद लेके आया 2002 में, पर 2006 में मैं गया जब कोई यहीं का, हमें थोड़ा सा सवाल उठते कई बार जहां बैठे हो गए वो कि हम इसको प्रचारित करेंगे देश दुनिया में। वो साफा उससे लेके आगे सम एनजीओ वाला, और दोबारा 2006 में गया था, वो साफा क्या तो ले गया। मैंने कहा तुम्हारे साथ यही होता है, एक था एक एग्जिबिटेड एक आइटम, वो भी ले गया। तो ये दो दिक्कतें आ रही है, बट हम उसमें लग रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम ये तरकीब, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये भी होना चाहिए कि मेरा परदादा का डेथ हुआ, ऐसे मरा, ये मैं सुनता है, वो 3 पीढ़ी से 3 पीढ़ी, कोई ऐसा नहीं कि झूठ बोलती रही है। एनीवे, समथिंग लाइक दैट। धन्यवाद हेरा मीना जी। मैं रामगढ़ जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आज हम लोगों ने 2 उपन्यास अंश और 4 कहानियाँ, जिसमें मेरे ख्याल से 3 कहानियाँ तो बिल्कुल उपन्यास की तरह ही मेरे को लगी थी, उपन्यास के भीतर की,
दो एक बातें मुझे कहनी है। एक तो मुझे सुनते हुए लगा कि कहानी अब कहने सुनने की विधा है या एक पाठ्य विधा हो गई है, क्योंकि इसके संप्रेषण में मुझे लगता है कि थोड़ी कोई न कोई दिक्कत आती है। तो मुझे लगा कि हमें जब कहानी पाठ रखें तो उसका टेक्स्ट श्रोताओं के सामने रहना चाहिए, और तब मुझे लगता है कि हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। होता कई बार ये है कि कहानी आप बोल रहे हो और जैसे राकेश जी के बोलने के अंदर मुझे बहुत दिक्कत होती है, वैसे भी बुढ़ापे में कान खराब हो जाते हैं, लेकिन जरा सा एक शब्द माइक से इधर होके आपने धीरे बोला और पूरे वाक्य का एक संदर्भ गायब हो गया, और अब फिर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह उस कहानी की गाड़ी को हम वापस पकड़ें। तो बड़ा जिद्दोजहद जैसा कहानी को सुनने समझने में आता। दूसरी बात ये कि चूंकि भाषा में, कहानी की भाषा में इतने प्रतीक, इतने संदर्भ, और कहानीकार का सबसे पहले तो कहानीकार की प्लेसिंग समझने में ही थोड़ा सा हमें समय लग जाता है कि किस जगह से ये कहानीकार अपनी कहानी कह रहा। तो सुनाने में मुझे लगता है कि कहानी के संप्रेषण की समस्या है, और कविता मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा श्रव्य विधा हो गई है और कविता सुनाओगे जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसके बारे में कहानीकारों को विचार करना चाहिए। दूसरी बात जो है कि कहानी पर बहुत, जैसे जिसे मैंने कहा कि उपन्यास का एक की अंतर वस्तु कहानी में, जैसे पेड़ पर जो इन्होंने कहानी सुनाई मणि जी ने, उसमें बहुत गुंजाइश है, और मुझे पैरेलल 8-10 कहानियां याद आ गई साथ बैठे बैठे कि किस तरह अंग्रेजों ने जब 1857 के बाद में जब फांसी वांसी देने का था नहीं तो पेड़ों पर ही सब लटका दिए जाते थे। तो कुछ जगह पर ये हुआ कि अंग्रेज इस तरह से हमें मार देंगे, तो झांसी में पूरे पेड़ कटवा दिए थे। तो वो पेड़ जो है काटना सिर्फ अंग्रेजों का ही काम नहीं था, उसके उलट भी काम था। ऐसी बहुत सारी कथाएं। राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए 379 लोग मारे गए अमृता देवी के उसके अंदर। तो पेड़ के साथ में, और हिंदी में बहुत कम कहानियां इस विषय पर लिखी गई है। तो एक तो मुझको लगता है कि एक उपन्यास का एक विजन कहानीकार के मन में है, और कहानियां कहानी लिखते समय मुझे लगता है कि थोड़ा संयम बरते, कम कहना। हमारे जैसे पुराने जमाने में चिट्ठियां लिखते थे, थोड़ा लिखा घना समझना, अधिक समझना। ज्यादा लिखने से हम ज्यादा नहीं समझते, ज्यादा लिखने से हम कई बार ठस हो जाता दिमाग। तो कई बार मेरे को लगा कि अब ये सूर्यनाथ सिंह कहानी सुना रहे थे, मुझे लगा कि अब ये कहानी खत्म हो गई, जितने कहानी वापस शुरू हो जाती। तो बहुत दिमाग के ऊपर एक बोझ जैसा सुनाते समय, सुनते समय जो है मुझे लगता है कि वो, ये 2-3 बातें इन कहानियों के बारे में। मैं समय के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो आज का हमारा समय है और जो कहानीकार जिस तरह से सोचते हैं या लेखक सोचता है, मुझे लगता है कि साहित्यकारों को सच तक पहुंचने की जल्दी बहुत है, बहुत जल्दी वो सच समझ जाते हैं, और समाज बेचारा सच समझ ही नहीं पाता, और वो तो पीछे पड़ा रहता है, और लेखक को सब चीज समझ में आती है। तो समाज के बीच में और हमारे साहित्य के बीच में जो ये दूरी है, ये फिर बहुत बढ़ गई। प्रेमचंद के समय में भी था, दहेज प्रथा के खिलाफ लिखे तो का स्वीकृत है, दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, और कहानीकार तो यही लिखता है नहीं लेना चाहिए। और समाज में तो नए तरीके से हम लोग दहेज वसूलने की कला हमने विकसित कर दी, तो समाज को पीछे छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा लगता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा अति क्रांतिकारी, अति मूल्य, अति सच, ये आपको एक दूसरे तरह का रूपवाद, एक दूसरे तरह की चीजें साहित्य में विकसित होती है, जिससे भी मुझे लगता है कि आज के रचनाकारों के सामने एक चुनौती है कि कैसे आप अपने समय के सच को भी कहें, और कैसे आप समाज से इतना दूर भी न रहें। इतना भी दूर, इतने भी आप अच्छे हों, इतने भी आप सही हो गए हों कि अब हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें कहते रहिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, और हमारा उससे कोई संबंध नहीं। ये जो पीड़ा, ये जो चिंता है, ये मुझे लगता है
कि लेखक के स्तर पर हमको सोचनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के हिसाब को ध्यान में रखते हुए, और ये तो बहुत ही हमारे देवेंद्र जी तो अनुशासनबद्ध है, एक घड़ी और सेकंड देखते हैं, इसलिए ज़्यादा न बोल के आप सब लोग आए। आपका मैं भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और अब औपचारिक धन्यवाद जो है वो ओम प्रकाश जी देते हैं। एक मिनट ओम प्रकाश जी औपचारिक धन्यवाद के लिए दें। उसके पहले मैं कल हमारा काव्य सत्र है जो 2 बजे से शुरू हो। औपचारिक धन्यवाद हमारे केंद्र की तरफ से पास हो गए। चलिए, मैं बीच में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इंतजार कर रहा था कि जब औपचारिक धन्यवाद देना है तो उसी समय मैं अपनी बात कहूँ। नहीं, उसे औपचारिक बनाना पड़ेगा। मैं कुछ देर से आया हूँ, मैं सुन नहीं पाया हूँ। मैं जब आया तो सूर्यनाथ जी अपनी कहानी सुना रहे थे, आधी से ज्यादा सुना चुके थे। रामबख्श ने बहुत सटीक इशारा किया कि कहानी कहने और सुनने की चीज है। लिखने आप बहुत सारगर भी, जब आप कहानी को बना देंगे तो वो संप्रेषणीय नहीं रह जाएगी। कहानीकारों को इसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सूर्यनाथ जी की कहानी से हम ये तो नहीं कर सकते कि यांत्रिकता के विरोध का स्वर उसमें से निकल रहा था, लेकिन यांत्रिकता को एक जैसे मजाक के तौर पर देखा गया था, या यांत्रिकता के दुष्परिणामों को रेखांकित करने की कोशिश की गई थी। अगर कहानी में ससुरी या ससुरा शब्द को लेकर के एतराज है तो हम राही मासूम रजा या काशीनाथ सिंह को क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा। राही मासूम रजा ने एक जगह कहा है कि अगर हमारे पात्र गीता बोलते हैं तो मैं उनसे गीता बोलवाऊंगा, और अगर हमारे पात्र गाली बकते हैं तो मैं उनसे गाली बकवाऊंगा। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने पात्रों की भाषा बदलूं। और बहुत जगहों पर, कुछ जगह तो जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही गालियां प्रयुक्त होती हैं। बहरहाल थोड़ी सी बात जब प्रेमचंद पर आई पूस की रात, उस समय मेरे दिमाग में एक बात उठ रही थी कि प्रेमचंद जब कहानी लिख रहे थे या कह सुन रहे थे, प्रेमचंद हिंदी उर्दू दोनों के कथाकार थे। कुछ कहानियां और कुछ उपन्यास उन्होंने पहले हिंदी में लिखी, कुछ कहानियां और कुछ उपन्यास उर्दू में। पूस की रात एक ऐसी ही कहानी है जो पहले हिंदी में लिखी गई थी, बाद में उर्दू में लिखी गई, और हिंदी उर्दू दोनों कहानियों के पाठ में बड़ा अंतर है। हिंदी कहानी में आग वाग लग जाती है, ईद जल जाती है, वो कहता है चलिए पीछा छूटा। उर्दू कहानी उसके बाद एक पेज चलती है, और जहां ये दिखाया गया है कि मैं किसान हूं, किसान को संघर्ष करना है, चलिए एक बार फसल जल गई, अब इसके बाद मैं और अच्छी तरह से तैयारी करके और अच्छी फसल पैदा करूंगा। केवल मैं ये कहना चाहता था कि प्रेमचंद को समझने के लिए हमें बहुभाषिक होना पड़ेगा, तभी हम उनकी कहानियों को, ऐसी कई कहानियां उनकी हैं जो हिंदी में एक जगह खत्म हो जाती है, उर्दू में और कहीं खत्म हो जाती है। एक और अंतिम बात कह करके मैं धन्यवाद की तरफ आऊंगा। अस्मिता विमर्श को केवल हम लोग अस्मिता विमर्श के रूप में देखते थे, लेकिन हरिराम मीणा जी ने एक बहुत अच्छा संकेत किया कि किस तरह से जिसे आज हम अस्मिता विमर्श के रूप में देखते हैं, यह केवल अस्मिता विमर्श नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसको रेखांकित किया जाना चाहिए, उस भूमिका को रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारे समझ से जो लोग विमर्शों पर बात करते हैं उसे एक नई दिशा देने की कोशिश करें और उस तरह से देखें। मित्रों, मैं खुद देर से आया हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। थोड़ा अपराध बोध इसलिए कम हो जाता है कि
जो लोग बोले और बोलकर गायब हो गए, उनसे अच्छा भी कुछ देर से आया, लेकिन आया तो रहा अंत तक। मुख्य वक्तव्य रोहिणी अग्रवाल जी ने दिया था। रचना पाठ पंकज बिष्ट, प्रेम कुमार मणि, सुजन विश्वनाथन, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी ने किया। हरिराम मीणा जी ने उपन्यास का अंश पढ़ा। मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से, केंद्र की ओर से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों में से कई लोगों ने परिसंवाद में हिस्सा लिया। कल से ही हमारे बीच संजीव जी और रघुभूषण जी बैठे हुए हैं। संजीव कुमार आ जाए और अपनी बातों से आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि की, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और सबसे अधिक धन्यवाद के तो पात्र है देवेंद्र चौबे जिन्होंने की आप लोगों को हमारे सामने उपस्थित किया और बात करने का मौका दिया। एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।